अस्सलाम आई होप आप सब खैरियत से हैं। प्लीज़ काइंडली मुझे आप सब जो है चैट पे कंफर्मेशन दे दीजिए कि आवाज़ आप सबको आ रही है और स्क्रीन आप सबके साथ शेयर हो रही है। जी, मज़ीद कुछ लोग भी कंफर्मेशन दे दीजिए। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आज हमारी ये जो है ऑफिशियली आज हमारी लास्ट क्लास है, तो इंशाल्लाह आज जो हमारी कुछ चीज़ें रहती थी वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद ऑब्वियसली आप लोगों को मैं पूरा चांस दूंगा, आप में से कोई अपना हैंड रेस करना चाहता है, कोई किसी भी किस्म का सवाल पूछना चाहता है, तो वो भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अच्छा, बेसिकली देखें, अगर मैं आप लोगों को एक हमारी जर्नी का पूरा रिकैप दूं ना, तो हमने बिल्कुल बेसिक लेवल से चीज़ें स्टार्ट करी थी कि बेसिकली ई कॉमर्स और कॉमर्स होता क्या है, इसमें अमेजोन मार्केट प्लेस क्या है, अमेजोन में डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स कौन से हैं, फॉर एग्जांपल प्राइवेट लेबल क्या होता है, होलसेल क्या होता है। फिर हमने होलसेल के बारे में डिटेल में डिस्कशन की थी, डिटेल में डिस्कशन की थी कि ये बेसिकली एक ब्रांड रीसेलिंग का मॉडल है, जिसमें आप ब्रांडेड आइटम अपने लिए फाइंड करते हैं और उसको फिर उसका बाकायदा प्रॉपर वे में आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी होती है। उसके हमने मल्टीपल स्ट्रेटेजी सीखी थी कि आपने जो है फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट रिसर्च के लिए आप जो है रिवर्स सोर्सिंग कर सकते हैं, सप्लायर से प्रोडक्ट शीट मंगवा सकते हैं, मैनुअल हंटिंग कर सकते हैं, हीलियम टैंक कैसे यूज होता है, कीपा कैसे यूज होता है, उसके बाद उन प्रोडक्ट का एनालिसिस कैसे आप कीपा या बायबॉट प्रो से कर सकते हैं। हमने ये सारी चीजें डिस्कस की थी। उसके बाद मैंने आपको ब्रांड अप्रूवल की भी एडवांस लेवल स्ट्रेटेजीज बताई। फिर अगर कोई प्रोडक्ट हम फाइनलाइज कर लेते हैं और वो प्रोडक्ट हमारे अमेजोन अकाउंट पे लिस्ट हो रहा है, तो उसको खरीदना कैसे, खरीद के हमारे वेयर हाउस पे कैसे भेजना है, फिर हमारे वेयर हाउस से अमेजोन के वेयर हाउस किस तरह भेजना है, यहाँ तक सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं और प्रैक्टिकली हर चीज आप लोगों को लाइव दिखाई गई है। आज हमने ये डिस्कस करना है कि आप फॉर एग्जांपल हमारी इन्वेंट्री खैर से अमेजोन के वेयर हाउस पे पहुंच भी चुकी है, तो इसके बाद जो हमारा अमेजोन अकाउंट होता है, इसको बेसिकली मैनेज किस तरह से किया जाता है। अगर मैं अमेजोन होलसेल मॉडल के हवाले से इसकी मैनेजमेंट पे बात करूं, तो वो क्या क्या टैब्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, उन्हें यूज कैसे किया जाता है, वहां से हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है, तो ये चीजें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आपका अमेजोन पे अकाउंट रेडी है, आपकी पहली इन्वेंट्री शिप भी हो चुकी है, तो उसके बाद क्या क्या चीजें होती हैं वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अंडरस्टैंडेबल बात है कि वो चीजें हम रिपीट नहीं कर रहे होंगे, और जो चीजें हमने नहीं डिस्कस की हैं वो चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को याद है कि मैंने आपको बताया था कि एक प्रोडक्ट को अमेजोन के अकाउंट पे लिस्ट किस तरह से किया जाता है। तो मैंने आपके सामने अमेजोन का अकाउंट ओपन किया था और मैंने आपको बताया था कि आप सिंपली यहाँ मेन्यू बार में जाते हैं, मेन्यू बार में आप प्रोडक्ट कैटलॉग में जाते हैं और यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट को क्लिक करते हैं। फिर मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि यहाँ पर सर्च बार में आपने प्रोडक्ट का अपना एज इन एंटर करना है, और उसके बाद अगर वहां पे अप्लाई टू सेल आता है तो आपने देख लेना है कि इनवॉइस तो नहीं चाहिए। इनवॉइस किस तरह की होती है, मैंने इवन सैंपल्स तक आपके ग्रुप में शेयर किए हैं और आपको लाइव भी दिखाई थी। अगर कोई प्रोडक्ट डायरेक्टली सेल दिस प्रोडक्ट आके लिस्ट हो जाता है तो वो किस तरह से होता है, ये चीजें मैंने आपसे डिस्कस की हुई थी। इसके बाद अगर आप हमारी लास्ट क्लास की बात करें, तो शिपमेंट प्लान, पूरी क्लास ही हमारी शिपमेंट प्लान पे थी कि अगर आपने फुलफिलमेंट बाय अमेजोन करना है तो वो कैसे पॉसिबल होता है। लाइव शिपमेंट प्लान बनाया था ना, उस शिपमेंट प्लान का क्या हुआ वो भी मैं भी आपको दिखाऊंगा। उसके बाद एफबीएम ऑर्डर आ जाए तो वो कैसे मैनेज होता है, मल्टी चैनल फुलफिलमेंट है तो वो कैसे होती है। पिछली पूरी क्लास ही हमारी इस टॉपिक के ऊपर थी। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप की, कि जब हम शिपमेंट प्लान बना लेते हैं तो उसकी ट्रैकिंग कैसे करनी है कि हमारी वो इन्वेंट्री क्या अमेजोन एक्चुअल में रवाना भी हुई है, रवाना हुई है तो पहुंची भी है या कहाँ पहुंची है। तो शिपमेंट ट्रैकिंग के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। बाकी ये तो आप सबको पता ही है अब के, जो भी प्रोडक्ट आपने अमेजोन अकाउंट पे सक्सेसफुली लिस्ट किया होगा, वो हमेशा इस मेन्यू बार का जो आपको टैब नजर आता है ना इन्वेंट्री का, यहाँ पे मैंने आपको बताया था मैनेज ऑल इन्वेंट्री में हर वो आइटम जो आपने लिस्ट करा होगा वो यहाँ पर नजर आ जाएगा। मैंने टोटल 4 प्रोडक्ट लिस्ट करे थे बारी बारी, आप लोगों के बैच के लिए 2 नीचे वाले किए थे, फिर मैंने कुछ और भी अच्छे प्रोडक्ट मुझे नजर आए थे तो मैंने वो भी खरीद लिए थे। बहरहाल, सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को। बहरहाल, अब हम बात कर लेते हैं कि लेट सपोज ये 4 प्रोडक्ट जो हमने शिपमेंट प्लान बारी बारी बनाए थे, इनका क्या बना, ये कहाँ पहुंचे हैं। तो इसके लिए आपने सिंपली मेन्यू बार में आना होता है। शिपमेंट को ट्रैक करने के लिए आपने सिंपली इन्वेंट्री टैब में आना है, और इस इन्वेंट्री टैब में अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ जाएगा शिपमेंट्स। आपने सिंपली यहाँ पे शिपमेंट्स का बटन क्लिक कर देना है। तो जो जो शिपमेंट प्लान आपने बनाए थे ना वो आपको नजर आ रहे होंगे। 8 तारीख को आपको याद होगा हमने आपकी क्लास में रात 9:17 पे शिपमेंट प्लान बनाया था।
अगर मैं इसको ट्रैक करना चाहता हूँ तो सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ आपको नजर आएगा ट्रैक शिपमेंट। तो आपने इस ट्रैक शिपमेंट को क्लिक कर देना है। अब जब आपने इसको क्लिक करा है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शिपमेंट के बारे में सारी डिटेल्स आ रही हैं कि आपने 8 तारीख को शिपमेंट प्लान बनाया था, 11 मार्च को ये ट्रांसलेट में आ गया था, और 14 मार्च को ये डिलीवर हो चुका है, और अमेजोन के इस वक्त वेयर हाउस के अंदर ये जा चुका है। अब अमेजोन ने इसकी काउंटिंग स्टार्ट कर दी है, और अमेजोन ने यहाँ पे बता दिया कि आपने 20 यूनिट भेजे थे, हमें पूरे के पूरे 20 यूनिट आपके रिसीव हो चुके हैं। मजीद डिटेल में देखना चाहता हूँ कि क्या क्या हुआ था इस इन्वेंट्री के साथ, तो यहाँ पे दोबारा ट्रैक शिपमेंट का बटन अगर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे मजीद पूरी डिटेल बताई हुई है कि किस दिन किस लम्हे हमारी इन्वेंट्री कहाँ पे थी, टेक्सास से किस दिन रवाना हुई, किस किस दिन किस किस टाइम पे इन्वेंट्री कहाँ थी, कब जाके फाइनल डिलीवर हुई है, वो एग्जैक्ट क्या टाइम था यूएस में। तमाम डिटेल्स यहाँ पे आपको नजर आ जाती हैं। इसके अलावा शिपमेंट में क्या कंटेंट भेजा था वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने 20 यूनिट लेट फॉर मल्टीप्लिकेशन मशीन के भेजे थे, तो बता रहे कि आपने 20 एक्सपेक्टेड थे और पूरे 20 के 20 रिसीव हुए हैं, कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है। और शिपमेंट में कोई मसला हो तो यहाँ प्रॉब्लम टैब में नजर आ जाता है, पर आप देख सकते हैं यहाँ पे शिपमेंट में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम होता, फॉर एग्जाम्पल आपने गलत कोई वेट डाल दिया होता है कोई और चीज, तो यहाँ पे वो आपको बता देता है कि भाई इस चीज को आइंदा आपने, फॉर एग्जाम्पल आपने ख्याल रखना है। तो इस तरीके से आप अपने शिपमेंट को ट्रैक करते हैं। इसी तरह यहाँ पे एक और शिपमेंट मैंने अभी 12 तारीख को बनाया, तो ये वाली इन्वेंट्री भी अभी रिसेंटली डिलीवर हुई है। इसमें मैंने दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स वगैरह भेजे थे, वो भी मैं आपको यहाँ पे चेक करा देता हूँ इसके कंटेंट में जाके। ये मैंने बेसिकली दो डिफरेंट आइटम्स भेजे थे, 20 यूनिट एक प्रोडक्ट के, 10 यूनिट एक प्रोडक्ट के। तो ये लाइव इसीलिए आपके सामने है, और ये एक एक्सपेंस ही है एक तरीके से कि हमने पूरी इन्वेंट्री वगैरह खरीदी है, और आपको डिटेल में इसीलिए सारी चीजें दिखा रहा हूँ कि आपको रियल टाइम पता चले कि सेलर सेंट्रल पे शिपमेंट ट्रैकिंग वगैरह कैसे पॉसिबल है। तो ये तो हमारी बात हो जाती है शिपमेंट ट्रैकिंग के हवाले से। अब इसके बाद बात आ जाती है कि लेट सपोज अब हमारी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस डिलीवर हो भी चुकी है, तो इसके बाद अपने प्रोडक्ट की सिचुएशन के लिहाज से प्राइस कम या ज्यादा करने का क्या तरीका है। देखिए, अगर मैं प्राइसिंग स्ट्रेटेजी की बात करूँ ना, तो आपने पहले इस चीज को समझना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बीइंग अ न्यू सेलर इज टू नो, स्टार्टिंग ऑफ एज अ न्यू सेलर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू compete with the giants who are already developed sellers selling at a particular listing. When finalizing the product, you need to make sure your product is giving you enough margin so that you can have a competitive edge when it comes to winning the buy bots because of pricing. ठीक है, अगर आप Amazon पे चाहते हैं ना कि हाँ आपके हिस्से में ज्यादा सेल आए, बाय बॉट्स आपके पास ज्यादा रहे, तो इसमें आपकी प्रोडक्ट की प्राइस का बहुत रोल होता है कि आप अपनी प्राइस किस प्राइस पर बेच रहे हैं, आप अपना प्रोडक्ट किस प्राइस पे बेच रहे हैं बेसिकली। तो इसको किस तरह आपने मैनेज करना है। सिंपली फॉर एग्जांपल जो जो आइटम भी आपने लिस्ट करे हुए हैं, अगर आपने इसके प्राइस चेंज करने हैं ना, तो प्राइस चेंज करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है मैनुअल, एक होता है ऑटोमेटिक। मैनुअल प्राइस कैसे चेंज होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ऑटोमेटिक कैसे होती है वो भी बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये लीच फोर मशीन है, मैंने सिंपली इसको क्लिक करा ताकि मेरे पास इसका अमेजोन का पेज ओपन हो जाए। अब अगर मैं अमेजोन पेज पर आऊँ ना, और मैं यहाँ पर जाके जो लिस्ट है, यहाँ पर हमारे पास ये 39 सेलर्स की लिस्ट आ रही है ना, अगर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर, तो हर एक सेलर की क्या प्राइस है मुझे नजर आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे देखें, हर वो सेलर जो कि इस वक्त एफबीएम कर रहा है, तो सबकी प्राइस 32 समथिंग है। और अगर मैं यहाँ पर एफबीए सेलर की प्राइस देखूं, तो एफबीए वाले तो अराउंड $35 का बेच रहे हैं। ठीक है, $35, $35, $35। सो दैट मीन्स कि क्योंकि हम एफबीए कर रहे हैं, हमारे पास चांस यही है कि हमारे पास अमेजोन ज्यादा सेल देगा, क्योंकि हम अमेजोन की फैसिलिटीज यूज कर रहे हैं। अमेजोन की फैसिलिटीज जब हम यूज कर रहे हैं, तो अमेजोन ने हमारे से रेफरल फी भी लेनी है, हमसे एफबीए फीस भी लेनी है, हमसे स्टोरेज कॉस्ट भी लेनी है। तो अमेजोन हमसे कमा भी रहा है, तो हम महंगा भी बेचेंगे तो हमारे पास एक अच्छा खासा शेयर आ सकता है, एक अच्छा चंक आएगा। तो मुझे चाहिए मैं इसकी प्राइस अपडेट कर दूं। अगर अब मैंने लेक शोर की मशीन जो है $35 की बेचनी है, तो मैंने अपने हाथ से इसको हाईलाइट किया, प्राइस को आपके सामने यहाँ पे लिख दिया 35, और सिंपली यहाँ पे सेव ऑल का बटन क्लिक कर दिया कि मैं $35 का बेचना चाहता हूँ। अभी 10 से 15 मिनट में मेरे प्रोडक्ट की प्राइस यहाँ पे $35 हो जाएगी। इतना आसान है मैनुअल प्राइसिंग अपने लिए अपडेट करना। प्लीज मुझे चैट पे कंफर्म करें, मैनुअली प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे आप अपडेट कर सकते हैं और शिपमेंट कैसे ट्रैक किए जाते हैं। यहाँ तक सारी बात क्लियर है सबको? प्लीज मुझे चैट पे कंफर्मेशन दीजिए। जी, मजीद कुछ लोग भी कंफर्मेशन दे दीजिए।
चलो ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अभी तो हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 से 4 प्रोडक्ट अभी हमने लिस्ट करे हैं और ये सारे एक्टिव आ रहे हैं क्योंकि इन सबकी इन्वेंट्रीज डिलीवर हो चुकी हैं अमेजोन के वेयर हाउस, इसलिए ये अब एक्टिव स्टेट में आ चुके हैं कि ठीक है अब इन पे सेल आएगी। अच्छा, अब बात आ जाती है कि फॉर एग्जांपल 3 4 आइटम है, चलें कोई मसला नहीं है, 3 4 आइटम को तो रोज आपने इस तरीके से मैन्युअली ओपन किया और आपने सिचुएशन के लिहाज से अपनी प्राइस कम ज्यादा कर ली। लेकिन अगर कल को खैर से अच्छा वक्त आता है, आप कल को 50 60 आइटम बेचने लग जाते हैं, आप 60 70 डिफरेंट प्रोडक्ट बेचते हैं अमेजोन पे, तो खुद सोचें 50 60 आइटम्स को हर रोज चेक करना एक डिफिकल्ट हैसल है कि यार मैं रोज किस तरह इस चीज को मैनेज करूं। तो उस पर्पस के लिए अमेजोन पे एक ऑटो प्राइजर रूल भी बनाया जाता है। अब ये जो ऑटो प्राइजर रूल है ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। Amazon auto pricing help you to adjust your price automatically, helping you win the buy bots from your competitors. Make a rule in auto pricing to match featured price, but set a minimum price at which you are able to get at least 5% profit. It is the most efficient way when you have good margins. You can also select the range for auto pricing. अच्छा, ये ऑटो प्राइसिंग है क्या? बेसिकली अगर हमारे पास ज्यादा नंबर ऑफ आइटम्स हों तो फिर हमें चाहिए कि हम अमेजोन को बोलें कि भाई सिचुएशन के लिहाज से खुद ही प्रोडक्ट की प्राइस जब बढ़े तो बढ़ा लो, जब कम हो तो कम कर लो। लेकिन ऑटो प्राइजर को हम कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं साथ में कि इस सिचुएशन में इतनी प्राइस बढ़ा लेना, इतनी कम कर लेना, लेकिन सिचुएशन खराब होने पे एक स्पेसिफिक प्राइस से नीचे वाली प्राइस पे मत जाना, ताकि खुदा ना खास्ता हमें लॉस ना हो। अभी ऑटो प्राइजर कैसे काम करता है आपको दिखा देता हूँ। आपके सामने यहाँ मैं मेन्यू बार में गया, यहाँ पे इन्वेंट्री है और सॉरी प्राइसिंग में जाऊंगा, प्राइसिंग में आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा ऑटोमेट प्राइसिंग का ऑप्शन। आपने सिंपली ये नंबर 3 पे जो प्राइसिंग टैब है ना, इसमें आके आपने ऑटोमेट प्राइसिंग पे आना है और इसको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ये ओपन करेंगे ना, तो फिर ये पूछेगा कि भाई आपने रूल कौन सी कंट्री में बनाना है। लेट सपोज मैं यूएस में काम करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे यूएस मार्केट प्लेस चूज करा और मैंने यहाँ पे लिख दिया क्रिएट कस्टम प्राइसिंग रूल, कि मैं एक रूल बनाना चाहता हूँ जिसके थ्रू प्राइजेस खुद ही से कम ज्यादा सिचुएशन के लिहाज से होती रहे। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट कस्टम प्राइसिंग रूल का बटन क्लिक करा। अब ये पूछता है कि आपका रूल किस तरह का होना चाहिए, तो यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है ना कंपेटिटिव फीचर्ड ऑफर, इसको बायबॉट्स प्राइस ऑफर भी कहा जाता है। इसको आपने एज इट इज रहने देना है, आपको इसको छेड़ने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। और इस रूल का कोई भी नाम रख दें, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं बायबॉट्स रूल फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कोई भी नाम दे दें। फॉर एग्जांपल मैं फिजर रूल 1 लिख देता हूँ, कोई मसला नहीं है, जो नाम देना चाहें वो नाम आप दे सकते हैं। फिर ये पूछता है आपने कौन सी कंट्री में रूल बनाना है। फॉर एग्जांपल मैं यूनाइटेड स्टेट्स में बनाना चाहता हूँ तो मैंने यूएस को क्लिक कर दिया। अगर मैं कनाडा में बनाना चाहता हूँ तो उसमें भी सेम तरह का टैब आ जाएगा, पर मुझे कनाडा से कोई लेना देना नहीं है, मैं फिलहाल सिर्फ और सिर्फ यूएस की बात कर रहा हूँ। अगर मैंने यूएस में अपने लिए रूल बनाना है तो उसका सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले पूछता है विच प्राइसिंग एक्शन डू यू वांट Amazon टू टेक। Amazon कहता है कि एक स्पेसिफिक आपकी जो बायबॉट्स प्राइस चल रही है उससे थोड़ी सी प्राइस हमारी कम हो जाए, या हमारी प्राइस बायबॉट्स के बराबर हो जाए, या बायबॉट से थोड़ा महंगा रह जाए। अब एक अंडरस्टैंडेबल बात है, अगर मैं बायबॉट्स प्राइस से ज्यादा प्राइस रखने का कहता हूं तो दैट मीन्स कि मैं दूसरों से महंगा बेच रहा हूं तो मुझे शेयर नहीं मिलेगा। अगर मैं कहता हूं कि दूसरों से भी कम प्राइस पे बेचो, तो वो मार्केट खराब करने वाली बात है। आप प्राइस कम करेंगे फिर दूसरा भी प्राइस कम करेगा। तो सबसे अच्छा जो सेंसिबल डिसीजन होता है वो होता है कि जो मार्केट रेट चल रहा है ना, जो मार्केट की नॉर्मल प्राइस चल रही है, हम भी वो रखें, ना तो किसी से सस्ता बेचे ना किसी से महंगा बेचे। मैच द फीचर्ड ऑफर का ऑप्शन आपने चूज कर लेना है। फिर ये कहता है विच टाइप ऑफ ऑफर डू यू वांट टू कंपेयर ऑन Amazon, इस पे आपने ऑल ऑफर्स ऑन Amazon कर देना है। बाकी ये जितने भी प्री सेटिंग हुई हुई है ना कि आपने Amazon की बाहर की दुनिया में क्या प्राइस चल रही है, ऑटो प्राइजर आप मैनुअली प्राइस चेंज करें तो भी क्या कंटिन्यू रहे, सिंपली इन चीजों को एज इट इज आपने रखना है, इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है किसी और चीज को। सिर्फ रूल आपने बना देना है मैच फीचर्ड ऑफर का, और यहाँ पर बॉटम लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ नजर आएगा सेव एंड एग्जिट, तो आपने इसको क्लिक कर देना है। ये करने से आपका जो रूल है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। वो नजर कैसे आएगा, मैंने यूएस के लिए बनाया है, तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं जब मैंने यूनाइटेड स्टेट्स को चूज किया है ना, तो आप देखें यहाँ पे रूल आ गया बायबॉट्स रूल विन, जो मैंने भी आपके सामने बनाया था। अब बात ये आ जाती है कि ये मेरे किस किस प्रोडक्ट पे अप्लाई हो सकता है, ये मैंने कैसे डिसाइड करना है।
इसके लिए यहाँ पे एडिट एसक्यूएल का बटन है, आपने एडिट एसक्यूएल का बटन क्लिक करा। अब आप देखें मेरे जो जो प्रोडक्ट आए हुए हैं ना, उन सबको यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको नजर आ रहा है। हमने क्या करना है कि हमें अल्लाह ना करे हमें नुकसान ना हो जाए, मैंने हर एक प्रोडक्ट पे ना अपनी एक मिनिमम प्राइस सेट कर देनी है कि भाई इस प्राइस से कम मेरी प्राइस नहीं होनी चाहिए। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे भी एक रीजन है। देखें, ये रूल बनाने का या मिनिमम प्राइस सेट करने का रीजन यही है। फॉर एग्जांपल इस पे मैं जो भी अपनी प्राइसिंग है मैंने मिनिमम सेट कर दी है। ये मिनिमम प्राइस आपने बेसिकली वो रखनी होती है जिसपे कम से कम आपको 5% प्रॉफिट हो। अब इस तरह ये रूल बनाने से आपको फायदा क्या होगा? अगर अभी मार्केट प्राइस 130 हो जाती है तो मेरी प्राइस ये 128 से बढ़ के डायरेक्टली 130 हो जाएगी। प्राइस 135 हो जाती है मार्केट में, मेरी प्राइस भी खुद ही से $135 हो जाएगी इस प्रोडक्ट की। मार्केट प्राइस लेट सपोज माइनस हो जाती है 125 पर आ जाती है, तो मेरी प्राइस ये जो मेरी मिनिमम प्राइस मैंने सेट करी है ना 127, इससे नीचे नहीं जाएगी, मेरी प्राइस 127 पे रुक जाएगी। तो इससे ये चीज की गारंटी हो जाएगी कि ऑटोमेट प्राइसिंग पे प्राइस भी खुद ही से सारी मैनेज होती रहे और मुझे लॉस भी ना हो। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, यहाँ टेक एक्शन को आपने क्लिक करना है ड्रॉप डाउन को, और असाइन टू रूल में यहाँ पर आपने बाय बॉट्स विन रूल चूज कर देना है। और अगर आप इन सबको भी एक साथ करना चाहते हैं वो भी आपके पास ऑप्शन है, लेकिन आपने सिंपली यहाँ पे जो कौन सा भी रूल बनाया ना उसको इस तरीके से आपने वन बाय वन सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से होगा ये कि आपका ऑटो प्राइजर खुद ही से एनेबल हो जाएगा, ठीक है, 10 to 15 मिनट्स में एनेबल हो जाएगा। इससे होगा ये कि आप आसानी से अपने प्रोडक्ट वगैरह को मैनेज कर पा रहे होंगे। यहाँ पर मैंने इसको भी सेट कर दिया तो ये भी हो गया। इस तरीके से बेसिकली आप अपना रूल बना लेते हैं और इससे आपको डेली बेसिस पे प्राइस मॉनिटर भी नहीं करनी पड़ती। एक ही दफा अपना प्रॉफिट देख के आपने मिनिमम प्राइस सेट कर दी और आपकी प्राइस फिर उस सिचुएशन के लिहाज से खुद ही कम ज्यादा होती रहेगी। और जब आपने क्योंकि मिनिमम प्राइस भी सेट कर दिया है तो इसमें आपको नुकसान होने का चांस नहीं होगा, क्योंकि आपकी सेट लिमिट से सस्ता प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, महंगे रेट पे जरूर बिक जाएगा। प्लीज मुझे कंफर्म करें ऑटो प्राइजर क्या है, कैसे यूज होना है, क्लियर है आप सब? प्लीज मुझे चैट पे कंफर्मेशन दीजिए। चलें, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, ये तो अब हमारी बात होगी कि हमने अपनी प्राइजेस वगैरह किस तरीके से मैनेज करनी है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। फॉर एग्जांपल हमारी कोई इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस पे पड़ी हुई है, किसी भी वजह से मुझे वो फॉर एग्जांपल रिमूव करनी पड़ जाती है, तो रिमूवल वगैरह कैसे मैनेज होता है? देखिए, इन्वेंट्री अमेजोन से ना रिमूव करने के टोटल 3 वजूहात होती हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने प्राइवेट कोई बंदा प्राइवेट लेबल कर रहा है, उसने हजारों यूनिट की इन्वेंट्री ले ली है लेकिन वो आइटम बिक ही नहीं रहा, अब वो पड़े पड़े जाया हो रहा है, तो जाहिर है अमेजोन तो स्टोरेज फीस ले रहा होगा ना। तो इट्स बेटर कि आप उसको रिमूव करें। इसके अलावा फॉर एग्जांपल आपने कोई ग्रोसरी आइटम बेचा है, अब वो ग्रोसरी आइटम तो था लेकिन हुआ ये कि वो एक्सपायर हो गया है। अब वो एक्सपायर आइटम अमेजोन पे पड़ा हुआ है तो वो किसी काम का नहीं है। या फिर अमेजोन पे कोई पड़ी हुई इन्वेंट्री आपकी डैमेज हालत में है तो वो भी किसी काम की नहीं है, पर वो स्पेस तो ले रही है। तो अमेजोन 3 तरह के आपको ऑप्शंस देता है इन्वेंट्री रिमूव करने के। कहाँ से वो ऑप्शन हमें नजर आते हैं और क्या ऑप्शंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके इस ये जो रिमूवल ऑर्डर बनता है ना बेसिकली, इसके लिए आपने मेन्यू बार में जाना है और यहाँ पे इन्वेंट्री टैब में ही आपको नजर आ जाएगा मैनेज ऑल इन्वेंट्री। हर इन्वेंट्री यहीं पे हमें नजर आती है। अब लेट सपोज ये जो पहला वाला प्रोडक्ट है, ये जो नंबर 2 पे प्रोडक्ट है, मुझे इसका रिटर्न ऑर्डर या रिमूवल ऑर्डर बनाना है, तो क्या तरीका है? राइट हैंड साइड पे आप देखिए ना 3 डॉट, जहां से हमने पिछली क्लास में आपको याद होगा मैंने यहीं से प्रिंट आइटम लेबल और ये जो है सेंड स्लैश रिप्लेनिश इन्वेंट्री किया था। यहीं पर आपको क्रिएट रिमूवल ऑर्डर का भी ऑप्शन नजर आ जाएगा, आपने सिंपली क्रिएट रिमूवल ऑर्डर करना है। जब आप क्रिएट रिमूवल ऑर्डर को क्लिक करेंगे और अमेजोन का आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होगा, तो अमेजोन ना आपको यहाँ पे देखें 3 ऑप्शन दे रहा है चूज मेथड ऑफ रिमूवल में, लिक्विडेशन, डिस्पैच टू एड्रेस, डिस्पोज। अगर आपने लेट सपोज हजारों डॉलर की इन्वेंट्री आपने ले ली है, ठीक है, तो उसमें आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ना करे किसी भी वजह से वो इन्वेंट्री फंस गई है, मार्केट में उसकी डिमांड नहीं है, तो आपके पास सिर्फ उसको नीलाम करने का ऑप्शन है। उस सिनेरियो में आपने लिक्विडेशन का ऑप्शन करना है। अमेजोन उस इन्वेंट्री को 60 से 90 दिनों में नीलाम कर देता है, लेकिन आपको अमाउंट कितनी रिकवर होती है? प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस का 5 से 10%। यानी उस सोच के साथ ये काम किया जाता है कि भाई कुछ तो आ जाएगा ना, यानी बिल्कुल जीरो से चलो 5 या 10% भी आ रहा है तो आ जाए। ये बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो होता है, आमतौर पे प्राइवेट लेवल में होता है, होलसेल में ऐसी नौबत नहीं आती है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन एक और है, डिस्पोज। अब फॉर एग्जाम्पल आप ग्रोसरी आइटम बेच रहे हैं,
अब वो जो भी लेज है या कोई भी इस तरह का ग्रोसरी आइटम है वो एक्सपायर हो गया है, तो वो तो किसी के काम का भी नहीं है ना, तो उसको जाया कर देना बेहतर होता है। तो उस सिनेरियो में यहाँ पे डिस्पोज टू ऑप्शन चूज करेंगे। अब फॉर एग्जांपल आपका कोई वारंटी वाला आइटम है, लेट सपोज ये एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है ना आपके सामने, ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है। अगर अल्लाह ना करे इसमें कोई डैमेज है और मेरा मेरा जो सप्लायर है मैं उससे ईमेल पे बात करता हूँ, वो कहता है कि ठीक है खराब यूनिट आप हमारे पास भिजवा दें, तो सिंपली यहाँ डिस्पैच टू एड्रेस में मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैंने जो भी सप्लायर का नाम है, सप्लायर का नाम और उसका पूरा इस तरीके से आप एड्रेस लिखेंगे, मैंने तो खैर अपने वेयर हाउस का लिखा हुआ है, और आप बेसिकली यहाँ पर अपना अपना एड्रेस अपडेट करेंगे, और आपकी जो सही इन्वेंट्री है ना वो हमेशा फुलफिलेबल में नजर आती है, और खराब इन्वेंट्री हमेशा अनफुलफिलेबल में, ताकि पता रहे कि खराब यूनिट कौन से हैं, सही यूनिट कौन से हैं। तो अगर कोई डैमेज आइटम होता है तो वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे अनफुलफिलेबल इन्वेंट्री में नजर आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ रिव्यू का बटन क्लिक करके सबमिट करेंगे, तो अमेजोन आपकी वो खराब इन्वेंट्री उठाएगा और उस सप्लायर तक पहुंचा देगा, और आपको ईमेल पे ट्रैकिंग डिटेल दे देगा, ताकि आप सप्लायर को इन्फॉर्म कर सकें कि भाई मैं अपनी इन्वेंट्री आपको भेज रहा हूँ। तो ये बेसिकली रिमूवल ऑर्डर का कॉन्सेप्ट है, और रीजंस भी मैंने आपको बता दिए हैं कि किस सिनेरियो में आपको जरूरत पड़ सकती है रिमूवल ऑर्डर क्रिएट करने की। इसके बाद अगर हम अब हम बात करें, अगर कोई ऑर्डर आता है आपके पास तो ऑर्डर के बारे में आपको कैसे पता चलेगा। देखिए जब भी ऑर्डर आता है ना तो यहाँ ओपन ऑर्डर में नजर आता है। उस दिन मैंने क्लास में आपको बताया था कि आपके जो प्रोडक्ट ये हमने लाइव करे थे इन पे ऑर्डर आए हैं, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एफबीए पेंडिंग में लिखा हुआ है 2 ऑर्डर, और ये किस किस तारीख को ऑर्डर्स आए हैं वो भी आप यहाँ पे देख लें। 11 मार्च को एक ऑर्डर आया, 12 को दूसरा आया। बाकी ऑर्डर सब आहिस्ता आहिस्ता आने स्टार्ट होंगे, क्योंकि आप सबको पता ही है कि अभी रिसेंटली तो हमने इन्वेंट्री अपनी जो है भिजवाई है, और अभी कल तो वो डिलीवर हो गया है। अभी तो इवन उस इन्वेंट्री की काउंटिंग वगैरह भी चल रही है। तो बहरहाल जो भी बात है, अगर अब हमने उन ऑर्डर्स का स्टेटस देखना है, क्योंकि एफबीए में सारी चीजें तो अमेजोन ने मैनेज करनी है ना, पर आप यहाँ ओपन ऑर्डर्स में जाके आप देख सकते हैं एफबीए पेंडिंग लिखा हुआ है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ ना, तो जो 2 ऑर्डर्स आए हैं ना मेरे पास, वो 2 ऑर्डर्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अगर आप उस ऑर्डर को बहुत डिटेल में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑर्डर डिटेल का बटन आ जाता है, आप इसको क्लिक कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आपके पास मजीद इन्फॉर्मेशन वगैरह आ जाएगी कि जो बायर वगैरह है उसकी पेमेंट वेरिफिकेशन चल रही है, ये कंप्लीट होगी तो 2-4 दिन में इन्वेंट्री सब उस बेसिकली उस कस्टमर तक डिलीवर कर दी जाएगी। तो इस तरीके से बेसिकली आपको अपने ऑर्डर्स के बारे में पता चल रहा होता है। इसके अलावा जो कुछ और इम्पोर्टेंट हमारे पास इसमें काम है वो भी मैं बता देता हूँ। ये चाइल्ड परमिशन, ये वाली चीज तो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट टैब्स बता देता हूँ जो डेली बेसिस पे मॉनिटर करना जरूरी है। इसी मेन्यू बार में ना 3-4 चीजें आपने डेली देखनी होती हैं। आपने सिंपली यहाँ परफॉर्मेंस टैब पर आना है। यहाँ पर एक ये अकाउंट हेल्थ का ऑप्शन, अकाउंट हेल्थ के अलावा एक ये फीडबैक मैनेजर, और इसी परफॉर्मेंस टैब में जो परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन है, इन 3 टैब्स को आपने लाजमी डेली बेसिस पे देखना है। क्योंकि अमेजोन की तरफ से कोई भी ईमेल वगैरह आपके पास आती है ना, तो उसका डेटा आपको परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में नजर आ जाता है। जैसे यहाँ पे वेरिफिकेशन आई थी 19 फरवरी को, अगर मैं इसको क्लिक करूं तो अमेजोन जो मुझसे कह रहा था वो आपके सामने है। सिंपली वेरिफिकेशन करवा रहा था क्योंकि अकाउंट को रिसेंटली रीएक्टिवेट किया गया था। तो अमेजोन ने कोई भी इंटीमेशन आपको देनी होती है तो वो यहाँ पे परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में इन द फॉर्म ऑफ सच सॉर्ट ऑफ ईमेल सॉर्ट ऑफ मैसेज आपको मिल जाती है। इसके बाद अकाउंट हेल्थ पे आपकी बाकायदा पूरी क्लास हुई थी, आपको एहसान ने यकीनन एक एक चीज इसके बारे में बताई होगी। तो अगर अल्लाह ना करे कोई भी वॉयलेशन वगैरह हो गई है आपके अकाउंट के ऊपर, तो वो वॉयलेशन आपको इस अकाउंट हेल्थ पे नजर आ जाती है। फॉर एग्जांपल आपके ऊपर सस्पेक्टेड आईपी वॉयलेशन आई है, तो वो यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा कि आपके ऊपर कंप्लेन आई है। और वही बात है, फिर उसके लिए अकाउंट स्टेटमेंट वालों को या फिर जो जिस लेवल के सोल्यूशंस बताए हैं आपको, उसके थ्रू आप उस चीज को रिजॉल्व करते हैं। लेकिन आम तौर पे ये आपको बताता चलूं, अकाउंट हेल्थ के हवाले से कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमेशा अकाउंट हेल्थ स्पेशलिस्ट की सर्विसेज लेना समझदारी होती है। अपनी तरफ से रैंडम अपील्स का कोई फायदा नहीं होता, हमेशा एक प्रोफेशनल इसमें हायर करना पड़ सकता है। बहरहाल सिर्फ बताने का मकसद ये है कि डेली बेसिस पे इसको मॉनिटर करें कि अमेजोन पे कोई वॉयलेशन तो आपसे नहीं हुई है ना, सारी चीजें स्मूथ चल रही हैं। इसके अलावा फीडबैक मैनेजर, ये तो एक नया अकाउंट है, लेकिन कोई भी कस्टमर आपके बारे में अच्छा बोल रहा है बुरा बोल रहा है तो वो आपको इस टैब पे फीडबैक मैनेजर में नजर आता है कि आपके बारे में कस्टमर क्या राय दे रहा है, क्या वो आपसे सेटिस्फाइड है, उसको सही लग रहा है आपके साथ परचेजिंग करना, या उसका बुरा एक्सपीरियंस रहा है। अगर कोई खुदा ना खास्ता बुरा एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर एक्शन टैब जो है ना, जिसको मैंने भी हाईलाइट करा है,
यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आ जाता है रिक्वेस्ट रिमूवल का। अगर आप फुलफिलमेंट बाय अमेजोन की सर्विसेज यूज कर रहे हैं तो अमेजोन उस नेगेटिव फीडबैक को रिमूव कर देता है और रिमूव करके लिख देता है दिस आइटम वॉज फुलफिल्ड बाय अमेजोन एंड अमेजोन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पुअर फुलफिलमेंट एक्सपीरियंस। सो दैट मीन्स एज एन एफबीए सेलर आप सेफ हैं। अगर आप एफबीएम कर रहे हैं और फिर आपसे कोई गलती हो रही है, फॉर एग्जांपल ऑर्डर आपका देर से डिलीवर हो रहा है कस्टमर के पास, तो फिर यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक आया हुआ डिलीट नहीं हो सकता। तो एफबीए में आप सेफ हैं, एफबीएम में आप इस हवाले से सेफ नहीं है। इसके अलावा अमेजोन से अगर आपने बातचीत करनी है, फॉर एग्जांपल जाहिर सी बात है अमेजोन पे तरह तरह के मसले मसाइल भी आते हैं, तो अमेजोन से केस कैसे ओपन किया जाता है, अमेजोन को कोई अपना मसला शेयर हमें करना हो तो वो कैसे पॉसिबल है। उसके लिए यहाँ पे सर्च बार में आपने लिख देना है सिंपली केस। जैसे आप यहाँ पे केस लिखेंगे ना, यहाँ पर आपने केस लॉट को क्लिक करना है और यहाँ पे अमेजोन का एक ऑप्शन आएगा आपके पास गेट हेल्प का। आपने कहना है कि अमेजोन से कि हमें हेल्प चाहिए, आपने सिंपली गेट हेल्प को क्लिक करा। और अगर आपका जो भी मसला है वो यहाँ पे दिए हुए मसलों में से कोई एक है तो वो आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर इन मसलों में से कोई आपका ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल आपकी इन्वेंट्री गुम हो गई है या आप प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहे हैं हो नहीं रही, या आपकी कोई इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस पे डैमेज हो गई है, या इन्वेंट्री कोई गुम हो गई थी आपको अमेजोन से उसके फंड्स रिम्बर्स कराने हैं, लेकिन अगर आपको लगता है मेरा मसला यहाँ पे नहीं है, मुझे अपने अल्फाज में ही पूरी बात समझानी है, तो यहाँ पर एक और ऑप्शन है माई इशू इज नॉट लिस्टेड। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई क्रिएटेड शिपमेंट ऑन लेट सपोज 8 मार्च 2025, सो कैन यू प्लीज टेल बाय व्हेन विल द रिसीविंग प्रोसेस एंड। यानी मैंने कोई बात पूछनी है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंपली, और मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर सकता हूँ। कोई मसला क्या है मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आई चेक ऑन शिपमेंट पेज, और फिर ये पूछ रहा है कोई रेफरेंस आप देना चाहते हैं शिपमेंट के हवाले से। लेट सपोज मैं यहाँ पे शिपमेंट में गया, मेरे पास यहाँ पे शिपमेंट आईडी लिखी हुई होती है, मैंने यहाँ पे सिंपली शिपमेंट आईडी को कॉपी किया और वो बता दिया ताकि इसको पता चल जाए कि मैं कौन से वाली शिपमेंट आईडी की बात कर रहा हूँ। फिर मैंने कंटिन्यू का बटन क्लिक कर दिया। अब आप देखें आपके सामने यहाँ पे मेरी तरफ से एक अमेजोन को मैसेज जा चुका है। ठीक है, एफबीए रिलेटेड। अच्छा, अब ये ज्यादा ज्यादा पूछेगा कि आपको हम ईमेल पे राब्ता कर लें, तो मैं यहाँ पे लेट सपोज एक ईमेल लिख देता हूँ sales@enoring, कि कोई भी बात है तो मुझे ईमेल पे इन्फॉर्म कर दो, और मैंने सेंड का बटन क्लिक कर दिया। ये आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे केस क्रिएट हो चुका है। 12 घंटे के अंदर अंदर वो मुझे रिप्लाई कर देंगे कि आपकी इन्वेंट्री का क्या बना। और अगर इस पर आने वाली कोई भी बात मैं डिस्कस करना चाहता हूँ तो आप देखें अमेजोन का जवाब भी यही लिखा हुआ है, उसके बाद मैं यहाँ रिप्लाई का बटन करके इनसे फर्दर कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली अमेजोन से कम्युनिकेशन का तरीका है। अच्छा, आपने जो भी केस ओपन किया है वो आपको कहाँ पे नजर आएगा, वो भी आपने यहाँ पे सर्च पे केस लॉग ही लिखना है, आपको ये ऑप्शन यहीं पर नजर आएगा। अभी आपके सामने देखें मैंने ये केस ओपन किया है ना 15 तारीख को, अभी अभी किया है 9:29 पे। तो देखें यहाँ पे लिखा आ रहा है पेंडिंग अमेजोन एक्शन। अगर अमेजोन की तरफ से कोई एक्शन ले लिया गया, जैसे यहाँ पे मैंने एक ब्रांड अप्रूवल अप्लाई किया हुआ था, अगर मैं इसको व्यू करूँ तो आपके सामने अमेजोन ने यहाँ पे क्या बोला है, थैंक यू फॉर एप्लीकेशन टू सेल यूबिक्विटी प्रोडक्ट्स एंड वी हैव रिव्यूड योर डॉक्यूमेंटेशन एंड हैव अप्रूव्ड योर एप्लीकेशन। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्वेंट्री में मैंने यूबिक्विटी का प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है, क्योंकि मैंने अमेजोन से इस पे अनडेट करवा लिया है, परमिशन ले ली है। तो इस तरीके से आपने अमेजोन से कम्युनिकेट करना होता है, इस चीज को कहते हैं केस मैनेज करना। इसके अलावा अमेजोन में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स बेसिकली ये चीज है जिसपे अमेजोन आपको बता रहा होता है कि आपकी कौन सी इन्वेंट्री अच्छी सेल हो रही है या कौन सी बुरी सेल हो रही है। ये लेकिन एक नए अकाउंट में ये चीज नहीं पता चलती है, जब आपके कम से कम 3 मंथ्स की सेलिंग हिस्ट्री बनती है तब जाके अमेजोन आपको कोई नंबर असाइन करता है। पता कहाँ से चलता है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स। अगर आप इस टैब को क्लिक करें और यहाँ पर ये यूनाइटेड स्टेट्स के आगे जो डैश बना हुआ है इसको क्लिक कर देते हैं, तो आपके सामने इन्वेंट्री का एक ये आ जाएगा एक तरह का पोर्टल। यहाँ पे देखें अमेजोन मुझे आमतौर पे देखें इसकी नंबरिंग होती है 0 से 1000। अगर आपका नंबर ग्रीन रेंज में रहता है, यानी मुस्तकिल आपके पैरामीटर्स ये जैसे मेरे 2 ग्रीन है एक रेड है, अगर ये भी मैं ग्रीन तक ले आता हूँ आहिस्ता आहिस्ता अपनी सेल्स वगैरह इंप्रूव करके, तो फिर अमेजोन मुझे बाय बॉक्स में शेयर ज्यादा देगा।
इसके अलावा Amazon इसी टैब में आपको यहाँ पे बता रहा होता है रीस्टॉकिंग का भी ऑप्शन। Amazon खुद हमें मशवरा दे रहा होता है कि हमारे मुताबिक कौन कौन सी इन्वेंट्री अच्छी सेल हुई है जिसको आप दोबारा रीस्टॉक कर सकते हैं। पर ये जो रीस्टॉकिंग का फैसला है ना, Amazon तो अगर आपको कह रहा है अगर आप वो रीस्टॉक कर लेते हैं तो अल्टीमेटली आपको बाय बॉट्स में ज्यादा टाइम Amazon देगा क्योंकि आपने Amazon की बात मानी होगी। लेकिन Amazon की बात आपने तब माननी है जब आपको पता हो, क्योंकि ये चीज तो आपको पता है ना कि जो आइटम आपने बेचा है वो भले तेजी से बिका है, क्या वो प्रॉफिट में बिका है या लॉस में बिका है या ब्रेक इवन पे बिका है, ये तो आपका दिल जानता है ना। अगर आपने प्रॉफिट में बेचा है तो आप Amazon की रीस्टॉकिंग की रिकमेंडेशन 2 मिनट में मान लें। अगर आपने लॉस में बेचा है खुदा ना खास्ता, तो फिर Amazon के कहने पे रीस्टॉक करके मजीद लॉस करने की जरूरत नहीं है। ये फैसला आपने खुद लेना होता है। Amazon खुद आपको, अगर यहाँ मैं रीस्टॉक टुडे को क्लिक करूँ ना, ये तो नया अकाउंट है लेकिन आपको यहाँ पर Amazon आपको रिकमेंडेड शिपमेंट डेट, इवन यहाँ पे क्वांटिटी बता रहा होता है कि कितनी इन्वेंट्री दोबारा ऑर्डर कर लें और कितने दिनों में शिप करवा दें। इतनी इस हद तक Amazon आपको अपने एल्गोरिथम के थ्रू भी चीजें बता रहा होता है। लेकिन हर बात Amazon की नहीं माननी होती है। जहां पे प्रॉफिट नजर आ रहा हो वहीं पे बात माननी है, वरना नहीं माननी है। इसके अलावा अगर हम बात करें Amazon के टैब के हवाले से, तो कुछ रिपोर्ट्स और पेमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि आपके अकाउंट में कभी पेमेंट आनी है तो कब आनी है, कितनी आनी है, ट्रांजेक्शन्स के बारे में कैसे पता चलता है। तो यहाँ पे जो टोटल बैलेंस आपको लिखा नजर आ रहा है ना, अभी तो ये माइनस में इसलिए क्योंकि शिपमेंट प्लान बने, 2 यूनिट बिके हैं और वो भी अभी कस्टमर को डिलीवर नहीं हुए हैं। लेकिन जब ये सारी इन्वेंट्री, कोई 2-2.5 हजार डॉलर की इन्वेंट्री है, सारी बिकेगी तो आपको पता है सारी चीजें पॉजिटिव में आ जाएंगी अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर। लेकिन फिलहाल आपको मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि पेमेंट वगैरह का पता कैसे चलता है। आपने टोटल बैलेंस को क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो अमाउंट लिखी हुई है ना, आपने सिंपली इसको क्लिक कर देना है। जब आप इस पेमेंट के स्टेटमेंट व्यू पे आते हैं ना और आप इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो यहाँ पे Amazon आपको लिख के बता देता है कि अगर आपकी पेमेंट आनी है तो कितनी आनी है, किस दिन आनी है, या फिर अगर आपकी साइड पे कोई अमाउंट है जो आपको Amazon को देनी चाहिए वापस, तो वो कितनी है। उसके लिए Amazon आपसे, आपकी जब सेल आ जाती है तो Amazon उसी में से अमाउंट इसको एडजस्ट कर लेगा। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। हमारे 2 यूनिट बिके हैं $54 के ऑलमोस्ट। अभी $39 Amazon ने अपनी सब्सक्रिप्शन फीस, जो $40 महाना फीस है ना, वो माइनस की हुई है। जब वो $54 के प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर होंगे, कस्टमर की पेमेंट रिसीव होगी, तो ऑटोमेटिकली वो अमाउंट इसमें से एडजस्ट हो जाएगी और हम पॉजिटिव में आ जाएंगे सिंपली। इसके अलावा आपने छोटी छोटी ट्रांजेक्शन्स देखनी है तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन व्यू के नाम से ऑप्शन होता है, तो आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन व्यू को क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप तो छोटी छोटी चीजें बता रहा है Amazon के, भाई ट्रांसपोर्टेशन फीस आपकी माइनस अभी होनी है, जाहिर सी बात है, पेमेंट आ जाए फिर एडजस्ट हो जाएगी। सब्सक्रिप्शन फी अभी Amazon ने रिसेंटली $39 माइनस की हुई है। इससे पहले पुरानी ट्रांजेक्शन्स कभी जो इस अकाउंट में हुई है उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे दी हुई है। मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर पास्ट में हमने कोई ऑर्डर्स वगैरह आए हैं, मैं वो आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह नजर आता है। फॉर एग्जाम्पल पहले भी एक दफा लेट फॉर मल्टीप्लिकेशन मशीन बेची है इस अकाउंट के ऊपर, तो आप देखें वो बता रहा है कि भाई ऑर्डर पेमेंट आपको इस ऑर्डर की रिसीव हुई थी $27। Amazon ने अपनी फीस उसमें से माइनस करी, जो FBA फीस और शिपमेंट वगैरह की फीस है, और उसके बाद कह दिया कि भाई आपको इतने पैसे हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप डिटेल में अगर एक एक ट्रांजेक्शन देखना चाहें तो यहाँ ट्रांजेक्शन व्यू में आपको नजर आ जाता है। इसके अलावा आपने कोई स्टेटमेंट निकालनी है तो आप यहाँ से स्टेटमेंट्स आप पूरी अपनी मंथली देख सकते हैं। आप यहाँ पे रिक्वेस्ट रिपोर्ट का बटन क्लिक कर सकते हैं। लेकिन इसका एक और अच्छा हल है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। सबसे अच्छा ऑप्शन होता है रिपोर्ट रिपोजिटरी में आना। आपका अकाउंटेंट भी आपसे हर 3 महीने बाद बोलेगा ना कि भाई आपकी सेल टैक्स की डिक्लेरेशन नील अमाउंट से फाइल होनी है, पर अपनी सेल तो बताएं कितनी हुई है। तो उसके लिए आपने यहाँ पे रिपोर्ट टाइप में समरी को जाके चूज कर लेना है और क्वार्टर चूज कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे चूज कर लूँ कि 1 दिसंबर से लेके अपना क्या कहते हैं, अभी अभी तो परसों तक कितनी सेल हुई है, लेट सपोज फ्राइडे तक, इसको मैंने सिंपली चूज किया और यहाँ पे रिक्वेस्ट रिपोर्ट का बटन क्लिक कर दिया। यहाँ पे 2 से 3 दफा मैं रिफ्रेश करूंगा तो डाउनलोड PDF का ऑप्शन आ जाएगा, और ये रिपोर्ट बेसिकली आप इस तरीके से डाउनलोड करके अपने अकाउंटेंट से शेयर कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में बताया हुआ होता है कि आपका कोई एक्सपेंस आया है या कोई आपकी इनकम हुई है, तो वो सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन होती हैं। इस PDF को सिंपली आपने अपने उसको अकाउंटेंट को भेजना होता है, जो आपके सेल टैक्स वगैरह का काम कर रहा होता है। तो बेसिकली ये रिपोर्ट, आप इसको समरी भी कह सकते हैं, रिपोर्ट समरी भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है इसके ऊपर जो आप इसको नाम देना चाहें। बेसिकली ये समरी होती है आपके अकाउंट की। इसी तरह फिर मजीद अगर हमने कोई डिफरेंट रिपोर्ट्स वगैरह देखनी है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं,
पास्ट में अमेजोन ने आपको कोई पेमेंट वगैरह करी है तो उसका कैसे हमें पता चलेगा? यहाँ पर आपको डिसबर्समेंट का टैब नजर आएगा जिसको मैंने क्लिक करा है। तो पास्ट में जैसे भी रिसेंटली $292.77 की अमाउंट अमेजोन ने ट्रांसफर करी थी, तो किस किस दिन कितनी कितनी अमाउंट अमेजोन की तरफ से रिसीव हुई है, वो आप यहाँ पे डिसबर्समेंट टैब के अंदर देख सकते हैं जाके। इसके अलावा कुछ मजीद आपको चीजें बताऊं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर है, वो आपको मैसेज भेजता है, कोई बायर मैसेज भेजता है, तो कस्टमर की तरफ से आया हुआ मैसेज हमेशा आपको यहाँ पे नजर आता है। ठीक है, ये बिल्कुल एक चैट की तरह काम करता है, पर कस्टमर खुद से आपको मैसेज भेजेगा तो ठीक है, आपने खुद से किसी को मैसेज नहीं भेजना होता। अगर किसी मैसेज कोई मैसेज आया हुआ है तो यहाँ पर नजर आ जाएगा आपको। यहाँ पर कोई मैसेज नहीं आया हुआ, इसलिए फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा कभी आपने कुछ रिपोर्ट्स मजीद देखनी हो, तो इसी मेन्यू बार में आपको एक ऑप्शन यहाँ रिपोर्ट्स का मिल जाता है, जहाँ पे आपको तरह तरह की रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। बेसिकली एक ऑप्शन को भी मैं चूज करूँ ना, तो उसके अंदर भी ये सारे ऑप्शंस आ रहे होंगे। आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, तरह तरह की रिपोर्ट्स के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखना चाहते हैं कि कस्टमर ने कोई रिटर्न तो नहीं की इन्वेंट्री, तो मैंने यहाँ पे कस्टमर रिटर्न की रिपोर्ट देख लेनी है। मैंने कहा कि पिछले 365 दिन में मुझे बता दें कि कोई रिटर्न आए हैं क्या, देख लेते हैं। अब आप ये देखें, जैसे मैंने 365 डेज को किया, तो यहाँ पर एक कस्टमर ने मुझे 10 अगस्त को रिफंड लिया है, इन्वेंट्री रिटर्न करी है, और उसने रीजन बता दिया अनवांटेड आइटम, और उससे नुकसान भी हो गया, कस्टमर डैमेज्ड है। अब प्रॉब्लम यह है कि कोई इन्वेंट्री अगर amazon के वेयर हाउस पे डैमेज होती है ना, तो amazon उसकी फंड्स आपको देता है। कोई इन्वेंट्री amazon से आपकी मिसप्लेस हो जाती है, गुम हो जाती है, मिसिंग इन्वेंट्री है, amazon उन सब चीजों की पेमेंट आपको दे देता है पूरी। लेकिन अगर कोई चीज कस्टमर से डैमेज हो जाए ना, तो वो फिर आप समझ लें आपका लॉस होता है। उसमें कोई सोल्यूशन है नहीं, क्योंकि कस्टमर बादशाह होता है, उसको amazon कुछ भी नहीं कहता। इसके अलावा आपने कभी कोई रिमूवल ऑर्डर बनाया हो, तो उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पे मिल सकती है। वैसे मैंने कोई बनाया तो नहीं था जितना मुझे याद है, पर देख लेते हैं फिर भी। हाँ जी, देख लें, 365 दिन में कोई रिमूवल ऑर्डर वगैरह नहीं बना हुआ, यानी बेसिकली रिपोर्ट्स वगैरह आप तरह तरह की यहाँ से अपने लिए निकाल सकते हैं। मुझे प्लीज़ काइंडली चैट पे कंफर्म करिए, पेमेंट्स वगैरह के हवाले से ऑर्डर कहाँ से पता चलता है, आईपीआई क्या होता है, यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं आप सबको? बाकी ये वही चीज़ है कि जब आपके पास अमेजोन अकाउंट होगा तभी आप इसको प्रॉपरली खुद से एक्सप्लोर करेंगे रियल टाइम, तो फिर तब ज़रूर आपको ज़्यादा फायदा होगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद अब बारी आ जाती है अमेजोन पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप के हवाले से, कि अगर आपने कोई वीए हायर करना है, या चल तो आपने किसी के लिए एज अ वीए काम करना है, तो कोई भी बिजनेस ओनर किसी वीए को अपने अमेजोन अकाउंट का एक्सेस किस तरह से देता है। अक्सर आपने चाइल्ड अकाउंट का लफ्ज सुना होगा, यहाँ स्लाइड्स में भी अभी मैंने आपको बोला था चाइल्ड अकाउंट परमिशन मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। तो चाइल्ड अकाउंट परमिशन कैसे दी जाती है? बेसिकली ये जो मैं यूज कर रहा हूँ, ये इटसेल्फ भी एक चाइल्ड अकाउंट है, जिसके थ्रू मैं पूरा अकाउंट मैनेज आपके सामने हो रहा है। अगर इसमें मैं आपको बताऊं कि चाइल्ड अकाउंट दिया किस तरह से जाता है, तो आपने मेन्यू बार में जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आएगा यूजर परमिशंस का, आपने सिंपली यहाँ पे यूजर परमिशन को क्लिक कर देना। अच्छा, जब आप यूजर परमिशन को क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा एड यूजर। आपने सिंपली एड यूजर किया। जिस भी वीए को आप हायर कर रहे हैं, उसका एज पर हिज आईडी डॉक्यूमेंट, चाहे वो सीएनआईसी हो चाहे उसका पासपोर्ट हो, उस लिहाज से उसका नाम आपने लिख देना है, उस वीए का ईमेल एंटर कर देना है, और लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे इंग्लिश चूज कर लेना है। जैसे आप ये करेंगे, सेंड इनवाइट करेंगे, उस वीए के ईमेल पे आपकी तरफ से एक इनविटेशन लिंक आ जाएगा। जिस इनविटेशन को वो क्लिक करेगा, तो उसका आप समझ लेंगे उसने आपका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। जैसे आपका वीए इनविटेशन एक्सेप्ट करेगा ना, उसका नाम भी यहाँ पे यूजर्स में आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही उसका नाम यूजर में आएगा ना, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नजर आ जाएगा इस तरह से एडिट का। आपने सिंपली एडिट का बटन क्लिक करना है। तो यहाँ पे अमेजोन की बहुत तरह तरह के ऑप्शंस आ रहे होंगे परमिशन के। शुरू में आप यकीन माने हर हर चीज इस तरह से नन हुई हुई होगी, सब ऐसे होगा। आपने हर एक चीज को एडिट को क्लिक कर देना है, कि मैं भी ये को तमाम तर परमिशंस देना चाहता हूँ। आपने शुरू में सारी परमिशंस दे लेनी है। कौन सी परमिशन नहीं देनी वो मैं आपको बताऊंगा अभी। ये तो खैर मेरे अपने यूज में अकाउंट है, तो इसलिए मैं इसमें सारी परमिशंस रखता हूँ। लेकिन आप लोगों ने कौन सी परमिशंस नहीं देनी, मैं वो आपको वन बाय वन बताऊंगा, क्योंकि बेतहाशा तरह तरह की परमिशंस हैं। तो आपने कौन सी परमिशंस नहीं देनी है वो मैं आपको भी बताता चलूं। एक मिनट देख लेते हैं अभी। आपने यहाँ पर एक परमिशन नजर आएगी यूजर परमिशंस की, ये नहीं देनी कि ये अपनी मर्जी से इन परमिशंस को कम ज्यादा करे।
आपने टैक्सेशन की सेटिंग्स छेड़ने की परमिशन नहीं देनी, इसको नन कर देना है। इसके अलावा आपके पास मजीद ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा और हमें स्क्रॉल अप करना है, मैनेज रिटर्न एंड रिफंड में जाना है अब हमें। प्राइसिंग जाहिर है वो तो मैनेज करेगा ही। हाँ, मैनेज रिटर्न, मैनेज रिफंड, इन तीनों को भी नन कर देना है आपने। रीजन क्या है? देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको ना एक रियल टाइम सिनेरियो बता देता हूँ, पास्ट में कुछ लोगों के साथ हुआ क्या है। वीए और क्या कहते हैं जो भी बिजनेस ओनर है वो बड़े अच्छे ताल्लुक से काम कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। कभी अल्लाह ना करे कोई आपस में अनबन हो जाती है, तो फिर प्रॉब्लम वहां से क्रिएट होना शुरू होती है। प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है वो मैं भी आपको बताता चलूं, आपको मैं दिखा भी देता हूँ। मैं आपको ना पिछले साल के ऑर्डर दिखाता हूँ इस अकाउंट पे, क्योंकि लाइव लॉन्च के लिए अकाउंट हम यूज करते हैं, रूटीन में नहीं करते हैं, तो मैं आपको पुराने कुछ ऑर्डर्स दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे पेंडिंग में आके ऑल ऑर्डर्स को क्लिक करूँ ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पुराने ऑर्डर्स की डिटेल भी आ रही है। अगर इन ऑर्डर्स पर आप देखें तो एक ही ऑप्शन आ रहा है, रिफंड और रिफंड का। यानी 10 महीने पुराने ऑर्डर को भी आप आज की तारीख में भी रिफंड कर सकते हैं यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल वो उस वीए का आपके साथ कोई झगड़ा हो गया और वो यहाँ पे फुल रिफंड क्लिक करके सबमिट कर दे, तो अमेजोन तो आपके अकाउंट में जो बैलेंस पड़ा हुआ होगा वो अकाउंट उठा के कस्टमर को पैसे दे देगा। इसमें उस वीए का कोई जाती तौर पे कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन वो जो वीए है ना वो आपको नुकसान पहुंचा देगा। तो इसलिए अपने वीए को आपने कभी भी रिटर्न और रिफंड का ऑप्शन नहीं देना। और रिटर्न का मैंने क्यों मना किया है? अब फॉर एग्जांपल देखें, अब वीए जो है ना वो तो हर हर रोज सुबह शाम आपको पता है आपके वेयर हाउस वाले से बात कर रहा है, और जाहिर है वो वीए आपके अलावा और लोगों के लिए भी तो काम कर रहा होगा ना। अगर उस वीए ने फॉर एग्जांपल आपके साथ अनबन हुई है और वो अपने वेयर हाउस वाले को कहता है कि देखें मैं आपके पास सारे क्लाइंट मेरी तरफ से आते हैं ना, मैं इस अकाउंट का मैं कुछ इन्वेंट्री भिजवा रहा हूँ, जब तक ये अकाउंट ओनर मेरी सैलरी क्लियर नहीं करता ना आपने इसको इन्वेंट्री नहीं देनी। वो मजे से फॉर एग्जांपल जाता है मैनेज ऑल इन्वेंट्री में, और वो यहाँ पर आपका जाके सिंपली इस तरीके से क्रिएट रिमूवल ऑर्डर बना देता है और आपकी इन्वेंट्री वेयर हाउस भिजवा देता है। फॉर एग्जांपल कर सकता है ना, यहाँ पे वो डिस्पैच टू एड्रेस में वेयर हाउस का एड्रेस डाले और यहाँ पे सिंपली इसको आगे प्रोसेस कर दे। तो इस तरह आपकी इन्वेंट्री फंस जाने के चांसेस हैं। तो टोटल 3 परमिशंस आपने नहीं लेनी, मैनेज रिटर्न, मैनेज रिफंड की नहीं देनी है, इसके अलावा टेक्स्ट सेटिंग्स की नहीं देनी है, और एक सिर्फ यूजर परमिशन नहीं देनी है। बाकी तमाम परमिशंस आप आसानी से दे सकते हैं। मुझे प्लीज चैट पे कंफर्म करें यहाँ तक सारी बात क्लियर है कि क्या लॉजिक है जो मैंने मना किया है कि कुछ स्पेसिफिक परमिशंस आपने नहीं देनी होती हैं। जी मुझे मजीद कुछ लोग कंफर्म कर दीजिए। चलें ठीक है। अच्छा आपको एक और बात बताता चलूं, ये जो मैं यूज कर रहा हूँ ना ये भी एक चाइल्ड अकाउंट है, तो कल को आपका वीए आपको अकाउंट देता है तो वो भी इसी तरह का नजर आएगा। आप अपना एक्चुअल एज अ बिजनेस ओनर मेन अकाउंट बनाएंगे वो भी इसी तरह नजर आएगा। कोई डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ फर्क ये है कि इतने सारे ऑप्शंस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैंने फुल एक्सेस दिया हुआ है। अगर मैं अपने एक्सेस इसमें काफी सारे कम कर दूंगा तो काफी सारे टैब यहाँ पर भी ये जो इतनी लंबी लिस्ट आ रही है ये ऑटोमेटिकली रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसमें बेतहाशा टैब वो हैं जो प्राइवेट लेबल के, अब जैसे एडवर्टाइजिंग, स्टोर ग्रोथ, ये सारी प्राइवेट लेबल की चीजें हैं। तो वो हमारे काम की नहीं है होलसेल के हवाले से, इसलिए मैं उसको नहीं लाया हूँ अंडर डिस्कशन, क्योंकि वो उसका हमारे से ताल्लुक नहीं है। तो बेसिकली एक अकाउंट ओनर आपको जितनी परमिशंस देगा उतनी ही एज अ वीए आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रही होंगी। अच्छा, इसके बाद अब हम कुछ थियोरेटिकल यहाँ पे बातें हैं, क्योंकि अमेजोन के अकाउंट को मैनेज करने के हवाले से इतना ही है, इससे ज्यादा आपने इसमें कुछ भी नहीं करना होता। बाकी सारी चीजें तो ऑटोमेटिकली चल रही होती हैं। अब इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा रिकमेंडेशन दे देता हूँ कि एज अ न्यू सेलर आपको शुरू में कितनी इन्वेंट्री ऑर्डर करनी चाहिए और कितनी नहीं करनी चाहिए। For the very first order, it is recommended to send a minimum of 20 to 25 units and not more than 30 to 40 units. नए अकाउंट में शुरू में कोशिश करें 20-25 या ज्यादा 30-40 इन्वेंट्री भेज दें, बहुत है। इससे ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। इवन आप हमारे इस अकाउंट में भी अगर यहाँ पे मैनेज वाले इन्वेंट्री में जाके देखें तो आप देख सकते हैं कि 10-10 20-20 यूनिट ही ऑर्डर करे हुए, तो ये आप ये देख लें 20 लाइन से 3 इन्वेंट्रीज के 20-20 यूनिट ऑर्डर किए जाएं। अभी 20 यूनिट्स क्यों ऑर्डर करें हैं? ताकि अल्टीमेटली आपको कोई इसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह ना फेस करना पड़े और आसानी से आप टेस्टिंग कर लें। जब फ्यूचर में आपको एक्सपीरियंस आ जाए तो उसके बाद आप जरूर अपने लिए ज्यादा इन्वेंट्री भी ऑर्डर कर सकते हैं। कीप इट इन माइंड, टेस्टिंग इज द ओनली वे बाय विच यू कैन नो हाउ द इन्वेंट्री विल परफॉर्म। मेकिंग इन्वेंट्री लाइव डज नॉट मीन टेस्टिंग, यू हैव टू बी एक्टिवली एनालाइजिंग द बाय बॉट्स
Once your inventory is live, keep tweaking the price so you can know how to play around when your inventory is live at full potential. तो ये सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले भी बताया कि आपकी जब इन्वेंट्री लाइव हो जाती है तो दो ऑप्शंस हैं, या तो ऑटो प्राइजर लगा दें या फिर डेली बेसिस पे प्रोडक्ट ओपन करें और चेक करें मार्केट प्राइस क्या चल रही है। मार्केट प्राइस के लिहाज से आप अपनी प्राइस कम या ज्यादा यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ, या तो आप मैन्युअली कर लें या फिर एक ही दफा ऑटो प्राइजर बना लें, तो वो तो ऑटोमेटिकली फिर सारी चीजें आपके लिए मैनेज कर ही रहा होगा। इसी तरह फिर यहाँ पे लिखा हुआ है वंस द टेस्टिंग इज डन सक्सेसफुली यू नीड टू सेंड मोर इन्वेंट्री ग्रेजुअली। अच्छा, इन्वेंट्री ग्रेजुअली आपने इंक्रीज करनी है। सेंडिंग इन इन्वेंट्री मोर देन 150 यूनिट और 200 यूनिट एट अ सिंगल टाइम इज नॉट रिकमेंडेड एज अ ब्रांड न्यू सेलर। अच्छा देखिए, आपने 25 यूनिट भेजे, अच्छे बिक गए, नेक्स्ट टाइम 40 यूनिट भेजे, 40 भेजे अच्छे से सेल हो गए, 60 भेज दें, 60 सेल हो जाए फिर 100 भेज लें, 100 यूनिट बड़े अच्छे बिक जाए, फिर नेक्स्ट टाइम 120 यूनिट्स मंगा लें, फिर 150 की तरफ पहुंचे। ये नहीं कि 20 यूनिट बिके और अगली दफा आपने 200 यूनिट मंगवा ली हो, ऐसे नहीं करना। ग्रेजुअली इंक्रीज अपनी करनी है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज अपनी इन्वेंट्री में नहीं करना है, ग्रेजुअल एंड स्लो एंड स्टेडी इंक्रीज करना है। 20 कामयाब हो जाए तो 40, 40 से 60, 60 से 100, 100 से 125, फिर 150 एंड सो ऑन। ये नहीं कि 50 यूनिट पहली दफा अच्छे बिके हैं तो अगली दफा 500 यूनिट का ऑर्डर कर दिया है। तो इसको बहुत स्लो एंड स्टेडी आपने मैनेज करना है ताकि आपको फायदा हो सके। इसके अलावा बायबॉट्स विनिंग स्ट्रेटेजीज में चंद चीजें हैं जो कि मैं आपको बताता चलूं। इट इज recommended to keep a check on IPI and see Amazon restocking recommendation and restock the profitable item। ये मैंने आपको बताया है कि Amazon के इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स में जाके देख लिया करें कि Amazon कौन सी इन्वेंट्रीज को कह रहे हैं कि इनको दोबारा से Amazon पे भिजवा दें आप। लेकिन आपने सिर्फ वहां पे बात Amazon की माननी है जहां पे आपको प्रॉफिट हुआ होगा। अगर कोई लॉस मेकिंग इन्वेंट्री है तो जबरदस्ती भेजने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा यू हैव टू ग्रेजुअली इंश्योर, यानी मैं ये नहीं कह रहा कि हर वक्त 50 यूनिट आपके डे वन से पड़े हुए हो अमेजोन पे हर इन्वेंट्री के। जब आप थोड़े से मैच्योर सेलर हो जाए ना, जैसे आपको नजर आए आपकी इन्वेंट्री 50 यूनिट से नीचे जाने लगी, आपने राइट अवे उस प्रोडक्ट को रिस्टॉक कर लेना है अगर वो प्रॉफिटेबल है। अगर आपकी इन्वेंट्री कंसिस्टेंटली अमेजोन के ऊपर अवेलेबल रहती है तो उससे आपके पास बायबॉट ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा ऑटो ऑटो प्राइजर अपना एनेबल रखें और अपनी उस पर मिनिमम प्राइस एक ऐसी सेट कर दें जिसपे 5% तो प्रॉफिट होता ही हो ना आपको। और वही बात है, ऑटो प्राइजर जाहिर सी बात है बायबॉट्स प्राइस के साथ बार बार मैच कर रहा होगा आपकी प्राइस, तो अल्टीमेटली बायबॉट्स आपके अपने पास भी ज्यादा से ज्यादा रिटेन हो पाएगा और आपके पास जितनी देर बायबॉट्स रहेगा उतनी ही ज्यादा सेल आने के चांसेस होते हैं। और जैसे जैसे आप ग्रो करें एज अ सेलर तो आपके ऊपर जो सेलर फीडबैक आ रहे हो 5 स्टार वालों को अपने अकाउंट पे रहने देना है। जैसे कोई कस्टमर आपको खुदा ना खास्ता कोई 1 स्टार या 2 स्टार दे देता है और आप FBA कर रहे हैं तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं, जैसे मैंने सेलर फीडबैक ऑप्शन में भी आपको जाके एक्सप्लेन किया था। इससे होगा कि जब आपकी सेलर रेटिंग 100% रहेगी, 5 स्टार रेटिंग रहेगी, तो अमेजोन के एल्गोरिथम में ये चीज नजर आ रही होगी कि आप एक अच्छे सेलर हैं, तो इस वजह से भी अमेजोन आपको ज्यादा से ज्यादा इसमें फेवर प्रोवाइड कर रहा होगा। और एक और बात बताता चलूं, पाकिस्तान से बनने वाले जो नए अकाउंट्स होते हैं उनमें शुरू में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। जरूरी नहीं है कि हर एक आइटम उस पर लिस्ट हो रहा हो। तो उसका सिनेरियो, उसका सोल्यूशन ये होता है कि आमतौर पे आपको चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट अच्छे तरीके से सेल हो रहा है उसको दोबारा रिस्टॉक करके जल्दी जल्दी सेल अपनी जनरेट करें। जैसे ही आपकी सेल जनरेट शुरू होगी होना तेजी से, तो आपके पास अच्छे फीडबैक आना स्टार्ट होंगे, आपका इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स बेहतर होना शुरू होगा। जैसे ही अमेजोन के एल्गोरिथम में उसको नजर आएगा कि हाँ ये अच्छा सेलर है, इनके पास रिटर्न इतने नहीं आ रहे, नेगेटिव फीडबैक नहीं आ रहा, तो अमेजोन ऑटोमेटिकली आप पे से रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हटाना शुरू कर देता है। अभी आप यहाँ पे देखें प्राइसिंग एरर हमारे से हो चुका है इस लिस्टिंग के अंदर, तो इसको भी अभी हम जरा अपडेट कर देते हैं। बिजनेस प्राइस की अपडेट कर दूं ताकि एरर हट जाए यहाँ से। लेट सपोज मैं यहाँ पे 34 कर देता हूँ, ये इन्वेंट्री भी वापस लाइव हो जाएगी। क्योंकि अभी प्रॉब्लम क्या हुआ कि अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इस इन्वेंट्री में मेरी जो बिजनेस प्राइस थी ना वो थोड़ी सी लिमिट से नीचे चली गई, तो यहाँ पे एरर आ गया। तो एरर आ जाता है, आपकी इन्वेंट्री लॉस में नहीं बिकती है। अब ये एरर मैंने रिमूव कर दिया है तो अभी ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहरहाल मुझे फिलहाल आप ये बताइए, अमेजॉन अकाउंट मैनेजमेंट के हवाले से सारी चीजें क्लियर हैं। अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैंने आपसे करनी है जो मुझे उम्मीद थी शायद कोई पूछेगा, लेकिन कोई चैट में ऐसा सवाल नहीं आया।
तो मैं यहाँ पर खुद ही बता देता हूँ आपको। लेकिन इससे पहले मैं कुछ बताऊँ, मुझे ये कंफर्म कर दें, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है ना? अमेजोन अकाउंट मैनेजमेंट में इतना ही होता है। अच्छा, अब जो बात है ना मजे की, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, वो ये है कि मैं आपके सामने ना एक एग्जांपल आपको शो करवाता हूँ। फॉर एग्जांपल इसी अकाउंट पे अभी हम देख लेते हैं, मेन पेज पे जाते हैं। मैं आपको ना यहाँ डिसबर्समेंट टाइप चेक करवाता हूँ कि अमेजोन ने पास्ट में कितनी पेमेंट भेजी है इस अकाउंट पे, क्योंकि नया अकाउंट है, लाइव लॉन्च में यूज होता है, फिर हम उसके बाद अगले बैच तक के लिए भूल जाते हैं इस अकाउंट को। अब आप ये देखें, $292.77 अमेजोन ने भेजा है। अब हमें कैसे पता इस $292 में प्रॉफिट कितना है, लॉस है तो लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, ये अमाउंट किस चीज की है, कितने यूनिट की अमाउंट है, हमें नहीं पता ना। और वही बात है, आप लोगों ने खुद भी ये चीज नोटिस की होगी कि जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होते हैं अपने अमेजोन अकाउंट के लिए प्रोडक्ट का, तो हम तो सिंगल यूनिट के लिहाज से करते हैं ना, और एक स्पेसिफिक उसके ऊपर प्राइस पे करते हैं। अब आप खुद सोचें, जब आप काफी सारे प्रोडक्ट बेच रहे होंगे, आपका ऑटो प्राइजर भी लगा हुआ है, आपके प्रोडक्ट की प्राइस कभी ज्यादा हो रही है कभी कम हो रही है, तो हर प्रोडक्ट जब एक मुख्तलिफ प्राइस पे बिक रहा होगा तो सबका प्रॉफिट मार्जिन भी चेंज हो रहा होगा, हो सकता है ना? इसके बाद में आपको याद होगा FBA फीस, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन फीस। अब आप ये सोचें, आपकी इन्वेंट्री पे जब ऑर्डर आ रहा है, अगर ऑर्डर अमेजोन के करीब वाले वेयर हाउस से आ रहा होगा तो खर्चा कम आएगा कस्टमर तक पहुंचाने में। दूर वाले कस्टमर का ऑर्डर आ रहा होगा तो जाहिर सी बात है लॉजिस्टिक का खर्चा बढ़ेगा, तो उसकी वजह से भी आपका प्रॉफिट कम ज्यादा हो रहा होगा। इसी तरह प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस है, उसका 15% रेफरल फी होता है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि अमेजोन कमीशन लेता है आपसे 15%। अब वो 15%, जैसे 15% सेल प्राइस का है ना, जब सेल प्राइस ही बार बार ऑटो प्राइजर चेंज करे जा रहे हैं तो हर एक प्राइस का 15% डिफरेंट बनेगा, तो हर वक्त प्रॉफिट कम ज्यादा होता रहता है। तो कोई तो ऐसा तरीका होगा ना, कोई तो ऐसा टूल होना चाहिए ना जो कि पूरी अकाउंटेंसी हमें करके दे दे, और हमें मैनुअली शीट्स वगैरह ना बनानी पड़े, हमारे लिए सारा काम ऑटोमेशन पर हो जाए। तो इस चीज के लिए भी हमारे पास यहाँ पर एक टूल बना हुआ है, और वो जो टूल है उसका नाम है सेलर बोर्ड। ये सेलर बोर्ड क्या है, कैसे यूज होता है, मैं आपको भी प्रैक्टिकली शो करवा देता हूँ। Seller board is a software used to check real time profit. You just have to enter the purchase prices and cost incurred during preparation, यानी warehouse charges या 3PL charges आप कह लें. It is directly connected with your Amazon account to calculate real time profit on every transaction that is being done. आसान लफ्जों में, ये आपका एक प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए सॉफ्टवेयर है। और इसमें एक खास बात आपको मैं क्लियर क्लियर आपको बताता चलूं। देखें, सेलर बोर्ड जो है ना, ये आपके अमेजोन अकाउंट के साथ इंटीग्रेट हो जाता है, आपके अमेजोन अकाउंट के साथ अटैच हो जाता है। जब मैं आपको ये कहता हूँ कि आपके अमेजोन अकाउंट के साथ अटैच हो जाता है, तो आपके अमेजोन अकाउंट में होने वाली हर एक एक्टिविटी पे इसकी नजर होती है, इसको सब पता होता है। आप कोई प्रोडक्ट अपने कैटेलॉग में ऐड कर रहे हैं, बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे हैं, आपने ऐड भी किया है ना, उसको अपने कैटेलॉग का पार्ट बनाया है, भले वो आपने बेचना है या नहीं बेचना, जस्ट आपने ऐड करा है, इसको पता चल जाएगा। ऑर्डर आया है, इसको पता चल जाएगा। रिफंड जनरेट हुआ है, इसको पता चल जाएगा। अमेजोन ने शिपमेंट की फीस माइनस करी है, इसको पता चल जाएगा। अमेजोन ने मंथली सब्सक्रिप्शन फीस माइनस की है, अमेजोन ने स्टोरेज फीस चार्ज करी है, अमेजोन ने रेफरल फी चार्ज करी है। एक एक बात जो अमेजोन अकाउंट में हो रही होगी ना, वो सेलर बोर्ड आपको ऑटोमेटिकली बता देता है कि इसमें इतने इतने खर्चे हुए हैं और इतना आपका प्रॉफिट है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस टूल को नहीं पता होती हैं, जो अमेजोन के बाहर के खर्चे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस टूल को कैसे पता कि प्रोडक्ट हमने खरीदा कितने का है, इसको तो नहीं पता ना। अगर हम अपने वेयर हाउस वाले को कितने पैसे देते हैं, वो भी इसको नहीं पता। हमने अपने लिए कोई वर्चुअल असिस्टेंट हायर किया हुआ है, तो उस वीए के बारे में, उस वीए को हम कितने पैसे देते हैं, हमें नहीं, इसको नहीं पता। हमने अपने लिए टूल खरीदे हुए हैं, हर महीने कितने के टूल खरीदते हैं, वो भी तो बिजनेस एक्सपेंस है ना हमारा, वो नहीं पता। तो ये बाहर वाले खर्चे हमने बताने होते हैं, इंटरनल चीजें इसको पता होती हैं। कैसे यूज होता है आपको बता देता हूँ। आपके पास एक टैब पे इस तरीके से अमेजोन अकाउंट ओपन होना चाहिए, और आपने यहाँ पर इस वेबसाइट पे आ जाना है sellerboard.com। सिंपली यहाँ पे साइन अप का बटन क्लिक करेंगे। आप साइन अप के बाद यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस लिख देना है, अपना पासवर्ड आपने सेट करना है और गेट स्टार्टेड को क्लिक करना है। जैसे ही आप ये चीज करेंगे तो बराबर में ओपन हुए हुए सेलर सेंट्रल अकाउंट से ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, आपको मैन्युअली कुछ करने की जरूरत नहीं है।
फिर आपने सिर्फ इसको लॉगिन कर लेना है, जो आपने ईमेल और पासवर्ड बनाया ना। अब मेरा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ईमेल लिखा हुआ है, इसी अकाउंट का आप देख सकते हैं, एनोरेंक एलएलसी नया अकाउंट है। सिंपली अब मैं कंटिन्यू करूँ ना, तो आपके सामने इसका एक नॉर्मल डैशबोर्ड आ जाएगा। कुछ इस तरीके का इसका डैशबोर्ड हमें नजर आता है। ठीक है, ये इसका डैशबोर्ड है। अच्छा, अब ये तो चले हमारे पास इसका डैशबोर्ड आ गया। अब ये हमें चीजों की डिटेल्स हमें किस तरीके से बताता है, मैं आपको बताता चलूं। सबसे पहली बात आ जाती है कि हर वो प्रोडक्ट जो हमने खरीदा, जो हम अमेजोन पे बेचना चाहते हैं, या हम बेचेंगे या बेचना चाहते हैं या बेच रहे हैं, वो यहाँ डैशबोर्ड के नीचे आप देखें ब्लू कलर का लिखा हुआ है प्रोडक्ट्स। आपने प्रोडक्ट्स को क्लिक कर देना है, और यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट का नाम आ गया जो हमने लिस्ट करा हुआ है। और यहाँ पर शुरू में ना इन सब पे इस तरीके से जीरो लिखा हुआ होता है, क्योंकि इसको तो नहीं पता ना कि कौन सा प्रोडक्ट हमने कितने का लिया है। इसको तो नहीं पता। ये सारा कुछ इस तरीके से होता है। हमने जो भी प्रोडक्ट खरीदा होगा उसकी हमें सप्लायर ने इनवॉइस दी होगी ना, उस इनवॉइस को देख के हमने यहाँ पे अपने प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स, उनकी प्राइसिंग एंटर कर देनी है। फॉर एग्जांपल ये $17 का पड़ा, मैंने 17 लिख दिया। ये भी 17 का था, मैंने लिख दिया। यानी जिस जिसकी जो प्राइस यहाँ पे पहले सेव हुई हुई है मैंने, ताकि वही प्राइसिंग रहे, इसको सिंपली मैंने एंटर करा प्राइसेस को और सेव कर दिया। इस तरीके से हम बता रहे होते हैं कि हमने कौन सा प्रोडक्ट कितने का खरीदा है। और एक एडिशनल बात बता दूं, जब भी आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंटर करनी है ना, इसमें वो जो वेयर हाउस को आप पर यूनिट कॉस्ट दे रहे हैं ना, 50 सेंट दे रहे हैं, आप 55 सेंट दे रहे हैं, वो आपने इसी का पार्ट बना लेना है। फॉर एग्जाम्पल ये 16.5 का मुझे एक्चुअल में पड़ा, तो मैंने 50 सेंट डाल के इसको $17 कर लिया, ताकि आपको रियल टाइम पर प्रोडक्ट का पता हो कि आपको कितना प्रॉफिट होने का चांस हो सकता है। इसके अलावा अगर आपने कोई मजीद खर्चे वगैरह करे हुए हैं, तो वो आपको यहाँ पे एक्सपेंस का ऑप्शन आपको नजर आ जाएगा। आप यहाँ एक्सपेंस के ऑप्शन में चले जाएं। आप यहाँ पे अपने खर्चे वगैरह डाल सकते हैं। मैं पुरानी वाली चीजें यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ताकि मैं आपको जीरो से बताऊं कि आप किस तरह से वाली चीज आप एंटर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने अब अपने एक्सपेंसेस ऐड करने हैं, तो फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि मेरा महीने का खर्चा है टूल्स का। ठीक है, आपने यहाँ पे लिख दिया कि भाई टूल्स मेरे हर महीने $15 के आते हैं। फिर आपने कहा हर महीने सेलर बोर्ड भी तो हमारे से पैसे लेता है, सेलर बोर्ड ये जो टूल है ये भी तो मंथली है, पेड है, इसकी क्या फीस है, $19 है। आपने यहाँ पे लिख दिया कि भाई सेलर बोर्ड का हमारा एक्सपेंस है $19। फिर आप कहते हैं मैंने अपने लिए कोई वीए रखा हुआ है, उसको भी मैं मंथली लेट सपोज $100 देता हूँ, लेट सपोज। तो मैंने यहाँ पे वीए सैलरी लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया $100। जब आप ये सारे खर्चे लिख लेते हैं ना, तो ये सारे आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, उसमें से ये वाले सारे खर्चे माइनस करके आपको बता देता है कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इस अकाउंट पे तो अभी क्योंकि सेल स्टार्ट हुई है, सारा कुछ होने वाला है अभी, तो आपके सामने यहाँ पे आप देखें तो 2-2.5 हज़ार डॉलर की इन्वेंट्री भेजी हुई है। पर वो बिकेगी तो सारे नंबर बेहतर हो जाएंगे। पर फिलहाल आप ये समझ लें, ये आपको कितनी डिटेल में चीजें बता रहा है कि भाई आपके पास $53.92 की सेल आई है, 2 यूनिट आपने सेल करे हुए हैं, एडवर्टीजमेंट वगैरह की कोई जरूरत नहीं पड़ी है। अमेजोन ने $39 अपनी मंथली फीस चार्ज की हुई है। फुलफिलमेंट कॉस्ट एफबीए फीस अमेजोन ने $11.04 इसमें से चार्ज की हुई है। 8.09 रेफरल फी चार्ज की हुई है। फिर प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, कितने का सामान अब तक बिका है, यानी जो मैंने परचेज प्राइस दी हुई है उसके मुताबिक $34 की इन्वेंट्री बिकी है। तो अमेजोन ने कहा आपका ये ग्रॉस प्रॉफिट था। फिर उसमें से मैंने जो जो एक्सपेंसेस मैंने डाले, वो सारे माइनस करके इसने मुझे बता दिया कि भाई आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। इसके अलावा इस सॉफ्टवेयर को मजीद अगर आप मंथ वाइज डेटा देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे P&L लिखा हुआ होगा, आप इसको भी क्लिक कर सकते हैं। तो ये आपको बताएगा हर महीने की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, इस तरह से दे देता है। अब आप देखें, इस पे पहले एक्टिविटी जुलाई में हुई थी, वही ना लाइव लॉन्च में हम सिर्फ यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं, बता रहा है कि भाई $493 की सेल हुई थी, 18 यूनिट आपके बिके थे, एक का रिफंड आ गया था, $7.14 का रिफंड आया था। अमेजोन ने जो फीसेस माइनस की थी उसकी भी आप देखें डिटेल एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि भाई $99 एफबीए फीस थी, $73.98 आपकी तकरीबन वो थी, क्या कहते हैं, अपना रेफरल फी हो गई। इसी तरह फिर प्रॉफिट आपको कितना हुआ, कितने रिफंड आए, वो सारी डिटेल यहाँ पे इस तरीके से आपको बता देता है ये। लेकिन मैं आपको फिलहाल इसी में ये, अच्छा, इवन ये ईबे और वॉलमार्ट जैसी मार्केट्स पे भी काम करता है। अब इसमें मैंने वन ऑफ माय लाइव लॉन्च अकाउंट जो वॉलमार्ट का है वो भी अटैच किया हुआ है। यहाँ पे डेटा थोड़ा ज्यादा है, तो इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे इसी तरह से डेटा बता रहा है ना कि भाई आपने $1030 की सेल करी है, $74 आपको इसमें आपने बेचे हैं इस महीने।
इसमें आपकी $154 की फीसेस वगैरह कमीशन वॉलमार्ट ने लिया हुआ है। अपने प्रोडक्ट की प्राइस कितनी थी, कितना डॉलर, $354 प्रॉफिट हो गया है, तो 21% के आसपास, और आरओआई इस पे $42 है। तो इस तरह बेसिकली सेलर बोर्ड आपको डिटेल में बता रहा होता है कि आपका जो टोटल पे आउट आ रहा है उसमें एक्चुअल एक्चुअल प्रॉफिट है कितना। क्योंकि यहाँ पे जो एस्टिमेटेड पे आउट है ना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि उस आने वाले पे आउट में, इस टोटल रेवेन्यू में से आपका अपना शेयर कितना है, जो कि आप प्रॉफिट के तौर पे साइड पे कर लेंगे, और इसमें कितना आपकी अमाउंट वो है जो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स है, जो कि आप कारोबार में दोबारा से री इन्वेस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से सेलर बोर्ड आपके लिए जिंदगी आसान कर देता है। आपको मैनुअल शीट्स वगैरह नहीं बनानी पड़ती, आप बड़ी आसानी से इस तरह से, या आपको डिटेल डेटा इस तरीके से, आप यहाँ स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं, मैंने अपनी एक अकाउंट का अटैच किया हुआ है। तो इसने क्लियर आपको बताया हुआ है कि भाई कितना एक्चुअल प्रॉफिट है, यानी आने वाले पैसों में से। अब जैसे इसने यहाँ बताया हुआ है कि भाई $22,000 का पे आउट आपको आ रहा है, तो उस $22,000 में $19,000 तो आपकी इन्वेंट्री के पैसे हैं, जो आपको प्रॉफिट हुआ है वो $2,904 है। इस तरह ये डिटेल में आपको सारी डिटेल चीजें बता देता है, तो आपकी अकाउंटेंसी बहुत आसान हो जाती है। मुझे प्लीज चैट पे कंफर्म करें सेलर बोर्ड कैसे यूज होता है, क्यों यूज होता है, सारी चीजें क्लियर है यहाँ तक आप सबको। प्लीज मुझे आप सब लोग कंफर्मेशन दीजिए, ताकि मैं इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करूं। चलें, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब इसके साथ साथ एक चीज हमारी और रहती है, amazon अकाउंट क्रिएशन। आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों ने जब भी amazon अकाउंट बनाना है, तो बनाना तो आप लोगों ने खुद ने है। कैसे बनाना है वो मैं आपको भी सिखाने लगूं, लेकिन जब उसको एलएलसी डिटेल्स पे अपडेट करना होगा तो वो मैं आपसे खुद करवाऊंगा। वो मैंने आपसे कहा हुआ था, वो मेरा वादा है कि कोर्स खत्म होने के बाद भी आप लोग मुझसे रब्ता कर लेंगे उस चीज के लिए, वो मैं करवा दूंगा। लेकिन इस चीज को ध्यान में रखिएगा, 24 तारीख से लेके 4 अप्रैल तक मैं लीव पर हूँ। ऑब्वियसली ईद वेकेशन पे कराची गया हुआ हूँ, क्योंकि मैं वैसे कराची से हूँ, होता इस्लामाबाद में हूँ। तो इन लीव डेज के अलावा मैं आपके साथ इंशाल्लाह इन टच वापस आ जाऊंगा, तो आपने उस हवाले से परेशान नहीं होना। कोई 24 तारीख से पहले किसी की हर चीज रेडी हो जाती है, कंपनी भी बन जाए, बैंक अकाउंट भी बन जाए, डॉलर भी ऐड हो जाए, अमेजोन अकाउंट भी बना हुआ हो, तो उसका प्रोसेस तो मैं पहले ही अपडेट करवा दूंगा। जिनकी चीजें ईद के बाद जाके कंप्लीट हो रही होंगी, तो ऑब्वियसली ईद के बाद भी मैं उनको ये सारी चीजें करवा दूंगा। उस हवाले से आपने परेशान नहीं होना है। अच्छा, अब अमेजोन अकाउंट क्रिएशन के ना कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। टोटल 3 चीजें चाहिए होती, 4 चीजें चाहिए होती हैं। एक, आपने अपना नया जीमेल अकाउंट बनाए हुए होना है। एक, आपके पास यूएस का फोन नंबर होना है, जो आप वाई की ऐप से आराम से बाय कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास अपना पासपोर्ट या सीएनआईसी होना चाहिए, इन दोनों में से कोई एक चीज। आइडियली पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट ज्यादा रिकमेंडेड है। और आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। पासपोर्ट आपका देख लें, इस लेवल का स्कैन हुआ हुआ होना चाहिए। आप देख सकते हैं पहले 4 पेजेस हैं। अब आप कॉर्नर और एजेस और क्वालिटी देख लें, मैं जूम इन भी कर रहा हूं तो कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। आपके सामने आज सिग्नेचर पेज में आप देख लें, जो बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे साइन हुआ हुआ होना जरूरी है। और स्कैन की क्वालिटी आप देख सकते हैं, इस लेवल पे आपका पासपोर्ट स्कैन हुआ हुआ होना चाहिए, ये लाजमी है। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट आपकी इस तरह की होनी चाहिए, आपका पूरा नाम लिखा हुआ होना चाहिए, बैंक के लेटर हेड पे होनी चाहिए। इसके अलावा आपका इलाके का एड्रेस, आप कौन से शहर से हैं, आपका जो शहर है उसका जिप कोड क्या है, प्रोविंस का नाम, ये सब चीजें। पहला पेज भी काफी है, लेकिन ये इस तरह की स्टेटमेंट होना जरूरी है, स्टैंप लगा हुआ होना चाहिए उसके ऊपर। तो बेसिकली आसान लफ्जों में, इस तरीके का पासपोर्ट आपके पास स्कैन हुआ हुआ होना चाहिए, और इस तरीके से आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए लाजमी तौर पर। ये लाजमी है। और इसमें जिप कोड और प्रोविंस और सिटी का नाम होना तो मस्ट होता है। और जो आपका बैंक स्टेटमेंट है, उस पे आपका नाम आपके आईडी और आपके पासपोर्ट से मैच होना भी जरूरी है। अच्छा, ये तो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा भी दिए, मैंने आपके ग्रुप में भेजे हुए भी ऑलरेडी, मैं आज दोबारा से भी फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। अच्छा, अब इसके बाद आपने अकाउंट बनाना कैसे है, ठीक है, उसके लिए मैं आपके सामने भी एक वीडियो रन करूंगा, आपने वन बाय वन गौर से देखना है, समझना है, और मैं आपको साथ साथ बता रहूंगा। आपके सामने यहाँ पर एक ये वीडियो इस वक्त रन हो रही है। अच्छा, आपने सिंपली सबसे पहले क्या करना है कि आपने सेलर सेंट्रल की वेबसाइट पर आ जाना है। सेलर सेंट्रल किस तरीके से ओपन होता है मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इसको फिलहाल मैं लॉग आउट कर देता हूँ।
आसान लफ्जों में sellercentral.amazon.com पर आना है और आपने यहाँ पे साइन अप का बटन क्लिक कर लेना है। साइन अप के बाद यहाँ पे लिखा हुआ नजर आएगा न्यू टू अमेजोन क्रिएट योर अकाउंट, आपने यहाँ क्रिएट योर अकाउंट का बटन क्लिक कर लेना है। इसके बाद ये बोलता है अपना फर्स्ट नेम लिखें, अपना फुल नेम लिखें। एज पर योर आईडी डॉक्यूमेंट, एज पर योर पासपोर्ट आपने अपना फुल नेम लिख देना है, अपना ईमेल लिखना है और अपना पासवर्ड सेट कर लेना है। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, यहाँ मैं वीडियो के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। अच्छा, जब आप यहाँ पे साइन अप पे ये सारी डिटेल अपने पास करेंगे, इस वीडियो का लिंक मैं आपसे स्पेशली शेयर करूंगा, थोड़ी सी ब्लर हुई भी है, लेकिन मैं इसीलिए आपके साथ इसका डायरेक्ट लिंक शेयर कर दूंगा ताकि आपको आसानी रहे। फिलहाल आपको इतना बता दूं, फर्स्ट आपने अपना कंप्लीट नेम एज पर आईडी डॉक्यूमेंट लिखना है, फिर आपने अपना ईमेल और पासवर्ड सेट कर लेना है सिंपली। जब आप ये करेंगे और नेक्स्ट करेंगे तो आपके बताए हुए ईमेल के ऊपर अमेजोन की तरफ से एक 6 डिजिट कोड आएगा, वेरिफिकेशन कोड जिसको आप कहते हैं, ओटीपी भी कहते हैं। आपने सिंपली इसको कॉपी करके अमेजोन के वेरीफाई और ईमेल पे जाके पेस्ट कर लेना है और फिर यहाँ पे क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट का बटन आपने क्लिक कर लेना है। जब आप ये करेंगे ना तो फिर नेक्स्ट स्क्रीन पे अमेजोन आपसे पूछेगा अपनी बिजनेस लोकेशन बताएं। आपने अपनी बिजनेस लोकेशन में हमेशा हमेशा वो कंट्री बतानी है जहां पे आप रहते हैं। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपने पाकिस्तान चूज करना है, अगर आप यूएस में रहते हैं तो यूएस चूज करना है, आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं तो ऑस्ट्रेलिया चूज करना है, यूके में रहते हैं तो यूके चूज करना है, सऊदीया में रहते हैं तो सऊदीया चूज करना है। यानी जिस कंट्री में आप रहते हैं ना, और जिस कंट्री का आपके पास अपना पर्सनल डिटेल पे बना हुआ बैंक अकाउंट है, वो कंट्री यहाँ पे आपने चूज करनी है। अगर अब हम पाकिस्तान में हैं तो हम सिंपली यहाँ पे पाकिस्तान चूज कर लेंगे। इसके बाद ये पूछेगा आपसे कि आपका बिजनेस टाइप क्या है। फिलहाल आप अपना इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे होंगे तो यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का कोई जिक्र दूर दूर नहीं करना है, दूर दूर भी आपने कहीं पे कोई जिक्र नहीं करना है। ठीक है। अच्छा, आपने कहीं पे भी इसका कोई जिक्र नहीं करना है। आपने यहाँ पे बिजनेस टाइप में सिंपली यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नजर आएगा, आई एम एन इंडिविजुअल। यहाँ पे जो बिजनेस टाइप है ना, जो नंबर 2 ऑप्शन है, इसमें आपको नजर आ जाएगा आई एम एन इंडिविजुअल, ये वाला ऑप्शन, नो नन आई एम एन इंडिविजुअल, आपने इसको चूज कर लेना है। और फिर आपने दोबारा ये आपसे आपका नाम पूछेगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, आपने अपना एज पर योर आईडी डॉक्यूमेंट, एज पर योर पासपोर्ट अपना कंप्लीट नाम एंटर कर लेना है। अच्छा, जब आप ये कर लेंगे तो फिर आपने सिंपली एग्री एंड कंटिन्यू को क्लिक कर लेना है। जब आप ये कर लेंगे तो इसके बाद ये आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछेगा, जैसे कि आपका पासपोर्ट नंबर, कंट्री ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, फोन नंबर। तो ये वो सारी चीजें आपने एंटर करनी है। आप सबके पास जो पासपोर्ट होगा ना, उस पासपोर्ट पे आपकी सिटीजनशिप भी लिखी हुई होगी, कंट्री ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट एक्सपायरी, हर हर चीज लिखी हुई होगी। आपने एज इट इज यहाँ पे वो चीज अपने पासपोर्ट को देख के कॉपी पेस्ट कर लेनी है। गलती जरा सी भी नहीं होनी चाहिए। बहुत एहतियात से इंफॉर्मेशन अपनी फिलअप करनी है ताकि आपसे गलती का चांस यहाँ पे ना हो। ठीक है, इसको ऐड आ गया, 1 मिनट इसको स्किप कर दूँ मैं। ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंपली कंट्री ऑफ सिटीजनशिप पाकिस्तान चूज किया है, कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान चूज किया है, फिर अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पे चूज किया जा रहा है। फिर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में अपना सीएनआईसी या पासपोर्ट जौन सा डॉक्यूमेंट भी चूज करेंगे उसका नंबर एंटर करेंगे, उसकी एक्सपायरी डेट एंटर करेंगे। उसके बाद आपका आईडी डॉक्यूमेंट किस कंट्री का है वो कंट्री ऑफ इशू कहलाती है। आपने पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर है, पाकिस्तान चूज करेंगे। किसी के पास ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट है वो ऑस्ट्रेलियन चूज कर लेगा, किसी के पास जर्मन पासपोर्ट है वो जर्मन चूज कर लेगा। यानी उनके पासपोर्ट पे सारी इंफॉर्मेशन होती है। और फिर आपने अपने बिजनेस एड्रेस पे बेसिकली अपना रेजिडेंशियल एड्रेस लिखना है, यानी जो आपका पाकिस्तानी बैंक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, इस स्टेटमेंट में जो यहाँ पे लिखा हुआ एड्रेस होगा ना, वो एड्रेस आपने अल्फाबेट बाय अल्फाबेट कॉपी पेस्ट करना है ताकि इसमें गलती ना हो। एड्रेस हमेशा अपनी बैंक स्टेटमेंट से देख के लिखना है, सेम फॉर्मेट में लिखना है। आपने अपना एड्रेस लिखना है, जिप कोड, टाउन, प्रोवेंस, ये सारी चीजें आपने एंटर कर लेनी है। और इसके बाद आपने अपना यहाँ पे यूएस फोन नंबर लिख लेना है नीचे। पहले जब ये वीडियो बनी थी तब पाकिस्तानी नंबर भी यूज होते थे, अब पाकिस्तानी नंबर पे कोई ओटीपी रिसीव नहीं होता।
तो इस वजह से आपने यहाँ पर अपने लिए यूएस का बाई किया हुआ नंबर आप एंटर करेंगे, जो +1 से स्टार्ट हो रहा होगा। आप सेंड एसएमएस करेंगे, आपके पास उसका एक ओटीपी रिसीव हो जाएगा। जब आपके पास ओटीपी रिसीव हो जाएगा, वो ओटीपी आपने यहाँ पे एंटर कर लेना है, और सिंपली यहाँ पे वेरीफाई का बटन आप क्लिक करेंगे तो आपका नंबर वगैरह और आपकी ये डिटेल भी यहाँ से उसी टाइम वेरीफाई हो जाएंगी। अच्छा, जब आप ये वेरीफाई कर लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में आपसे अमेज़न कहेगा कि आप अपने डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करें या क्रेडिट कार्ड की। फॉर एग्जांपल, आपका जोन सा भी आप बैंक यूज करते हैं पाकिस्तान में, आप बाहर चल जाएगा, बस वो डेबिट कार्ड, वीजा या मास्टर कार्ड होना चाहिए। मास्टर कार्ड हो तो बहुत अच्छी बात है, यानी वो जो यूनियन पे पे पार्ट वगैरह इस तरह के आते हैं ना, वो नहीं चलेंगे। मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड किसी भी बैंक का हो, पाकिस्तान का हो या पाकिस्तान से बाहर का हो, पर वो होना बिजनेस ओनर के नाम चाहिए। यानी ये नहीं कि मेरा नाम खजर है तो मैं अपने छोटे भाई को जमा का इसके ऊपर कार्ड यूज कर रहा हूँ, इस तरह नहीं होना चाहिए। जिस बंदे का अकाउंट बन रहा है, जिसका आईडी कार्ड यूज हो रहा है, पासपोर्ट यूज हो रहा है, उसी का जो डेबिट कार्ड है बैंक की तरफ से, वो आपने एंटर करना है। और ये सारी पर्सनल चीजें यूज हो रही हैं, कहीं पे भी कंपनी का जिक्र फिलहाल नहीं है। कंपनी का जिक्र फिलहाल नहीं करना है। वो जब अकाउंट अप्रूव हो जाता है तो वो बाद में एलएलसी पे अपडेट किया जाता है। तो फिलहाल आपका कोई दूर दूर लेना देना कंपनी से फिलहाल नहीं है, एज लॉन्ग एज हम इंडिविजुअल अकाउंट की बात कर रहे हैं। आपने सिंपली यहाँ पे अपनी क्रेडिट कार्ड डिटेल, नंबर लिखा, एक्सपायरी डेट, अपना जो है कार्ड होल्डर का नाम इस पे आप लिखेंगे सिंपली, और आप नेक्स्ट का बटन क्लिक कर देंगे। अच्छा, जब आप अपनी इंफॉर्मेशन एंटर करके यहाँ पे नेक्स्ट का बटन क्लिक करेंगे, तो फिर आपके पास एक और स्टेप आएगा जिसपे आपसे आपका स्टोर नेम पूछेगा। स्टोर नेम पे भी आपने अपना खुद का नाम एंटर करना है, किसी और का नाम या अपनी एलएलसी का नाम नहीं करना है। आपने अपना पर्सनल नाम ही एंटर करना है फिलहाल स्टोर नेम पे। और ये जो दो ऑप्शंस आएंगे, इन दोनों पे नो का ऑप्शन चूज कर लेना है। डू यू हैव यूपीसी फॉर ऑल योर प्रोडक्ट, इसको भी नो कर देना है। आर यू अ मैन्युफैक्चरर और अ ब्रांड ओनर, इसको भी फिलहाल आपने नो कर देना है। इन दोनों को नो करेंगे आप, और सिंपली नेक्स्ट का बटन आपने क्लिक कर देना है। अच्छा, इसके बाद आपके पास आ जाएगा बिल्कुल आखिरी स्टेप। इस आखिरी स्टेप में आपने क्या करना है, वो आपसे कहेगा अपना आईडी डॉक्यूमेंट अपलोड करें और अपनी बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अगर आपका पासपोर्ट है तो पासपोर्ट फाइल आप अपलोड करेंगे, अगर सीएनआईसी है तो उसके फ्रंट और बैक की पिक्चर अपडेट करेंगे आप। और फिर आप अपनी यहाँ नीचे वाले ऑप्शन में जहाँ पे बैंक स्टेटमेंट अपलोड एडिशनल डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, वहां पे आप अपना बैंक स्टेटमेंट एंटर कर लेंगे, और सिंपली आप सबमिट कर देंगे। तो इतना सा प्रोसेस है अमेजोन पे आपका अकाउंट क्रिएट कर देने का। लेकिन इसमें मैं आपको ये बताता चलूं, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी पुरानी है, तो इसमें एक छोटा सा चेंज आया, वो मैं बताता चलूं। जब आप ये प्रोसेस कर लेते हैं ना, तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर एक क्यूआर कोड आ जाता है। उस क्यूआर कोड को आपने अपने मोबाइल से स्कैन करना होता है। जैसे ही आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं ना अपने मोबाइल से, तो वो फिर आपके पास एक अमेजोन का लिंक ओपन हो जाता है, जिसपे वो कहता है अब आप अपने पासपोर्ट की पिक्चर बनाएं, या अपने आईडी कार्ड की, जौन सा भी डॉक्यूमेंट आपने चूज किया है। आप किसी अच्छी रोशनी वाली जगह पे अपने पासपोर्ट को बिल्कुल प्लेन करके रखते हैं, उस पे जो आपके फेस वाला ऑप्शन जो होता है ना, जो जो एरिया होता है, सिंपली आप उसकी पिक्चर लेते हैं। फिर वो कहता है पेज पलटे, वो सिग्नेचर पेज की पिक्चर बनाए। फिर वो उस पेज की पिक्चर लेता है। फिर वो कहता है अपना कैमरा, मोबाइल का फ्रंट फेस सेल्फी कैमरा सामने ले आए। वो फिर आपका चेहरा अमेजोन स्कैन करता है, और उसके बाद अमेजोन को कंफर्म हो जाता है कि हाँ जी, ये अकाउंट उसी ने बनाया है जिनका पासपोर्ट है। वो आपके फेस की पिक्चर को आपके पासपोर्ट से मैच करते हैं, डेटा को मैच करते हैं, और उसकी बेसिस पे आपका अकाउंट उसी टाइम अप्रूव हो जाता है। तो ये बेसिकली आपका अमेजोन पे अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस था, जो मैंने आपको इस वीडियो फॉर्म में समझा भी दिया है। और ये जो इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों से भेज भी दूँ, आप लोगों से शेयर कर भी दूंगा। फिलहाल आप मुझे ये बताइए, यहाँ तक सारी बात क्लियर है अमेजोन अकाउंट के हवाले से? क्वेश्चंस की तरफ मैं भी आता हूँ, फिलहाल यहाँ तक बता दीजिए, यहाँ तक सारी चीज़ क्लियर है? प्लीज़ मुझे कंफर्म कीजिए, यहाँ तक सारी बात क्लियर है? देखें, क्वेश्चंस पे मैं भी आ रहा हूँ, वो आप, मैं हैंड रेस का आपको चांस दूंगा। फिलहाल आप सिर्फ प्रोसेस बताइए, प्रोसेस यहाँ तक क्लियर है सबको? चलें, ठीक है। अच्छा, एक बात बता दूं, पाकिस्तानी आईपी पे ही अकाउंट आपका बनता है, यानी जिस कंट्री में आप रहते हैं वहीं की आईपी यूज होनी है। दूसरी बात, अगर किसी का पहले से बिजनेस डिटेल वगैरह बनी हुई है, एलएलसी वगैरह बनी हुई है,
तो भी आपने अपने लिए प्राइवेट या बिजनेस ऑप्शन चूज नहीं करना है। हमेशा इस चीज को अमेजोन पे ना अकाउंट क्रिएशन का आप एक हम रूल रख लीजिए कि हमेशा इंडिविजुअल अकाउंट को बना के आपने एलएलसी पे शिफ्ट करना है, तो आपका अकाउंट बिल्कुल सेफ रहता है, प्रॉब्लम नहीं होती है। इसलिए दूसरे रास्तों का ना सोचें, ना उस तरफ जाने की जरूरत है। कॉम्प्लिकेट कर देंगे आप अपने लिए प्रोसेस। इंडिविजुअल अकाउंट बनाएं, उसके बाद पर्सनली मैं आप लोगों को हेल्प आउट कर रहा हूँ कि उसको एलएलसी पे कैसे अपडेट करना है। तो उस हवाले से तो आपने वैसे ही परेशान नहीं होना है। तो अब आप देख सकते हैं अमेजोन की सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके सेलर सेंट्रल यूज करने के हवाले से हर चीज हो चुकी है। दूसरा ये है कि मैं आप लोगों के साथ इस क्लास की, ये आज हमारी लास्ट क्लास थी, इसकी स्लाइड्स और इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। पर इसके साथ ही एक फ्रीलांसिंग क्लास की भी मैं आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, ताकि आप में से जो लोग एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहते हैं वो उस फ्रीलांसिंग वाली क्लास को भी एडिशनली देखें, उसकी रिकॉर्डिंग को, और कल को एक अच्छे तरीके से अपने प्रोफाइल वगैरह बना बना सकें। आपको पता ही है कि फ्रीलांसिंग इस बैच का पार्ट नहीं है, बट स्टिल मैं आपको एक सेपरेट डेडिकेटेड रिकॉर्डिंग इसलिए दे रहा हूँ ताकि, क्योंकि मुझे पता है आप में से काफी सारे लोग एज अ फ्रीलांसर भी काम करने में इंटरेस्टेड हैं, तो उससे आप सब लोगों को ज्यादा फायदा हो जाएगा। दूसरा मैं आपको बताता चलूँ, ये क्लास की रिकॉर्डिंग्स डाउनलोड करके सेव कर लें, क्योंकि ये सारी चीजें क्लाउड स्टोरेज के ऊपर होती हैं। 30 अप्रैल पे ये रिकॉर्डिंग क्लाउड से डिलीट हो जाती हैं। अगर आपके पास डाउनलोड हुई नहीं होंगी तो सारी चीजें आपके पास सेफ रहेंगी, आपको फ्यूचर में भी काम आ जाएंगी। लेकिन आपने सेफ नहीं रखी तो वो फिर आपकी अपनी गलती होगी, आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी। बाकी आपका व्हाट्सएप ग्रुप इस मंथ के एंड तक जाहिर है ऑपरेशनल रहेगा। उसके बाद आपको पता है फेसबुक पे ई कॉमर्स बाय नीबलर्स के थ्रू तो आप रब्ता कर सकते हैं। पर आप में से वो लोग जिनके अमेजोन अकाउंट वगैरह क्रिएट होते जाएंगे, आप लोग मुझसे पर्सनली मैसेज करके टाइम ले लिया करेंगे, ताकि मैं आपको बता दूंगा कि हम स्क्रीन शेयरिंग पे तब कब मैं आपके अकाउंट एलएलसी वगैरह पे अपग्रेड करवा रहूंगा। तो इस तरीके से हम चीजें लेके चलेंगे। बाकी सपोर्ट के हवाले से परेशान आपने नहीं होना है, क्योंकि देखें बैच खत्म हो रहा है, ताल्लुक तो रहेगा ना अपनी जगह। मेरा ईमेल भी आप लोगों के पास है, जब दिल चाहे जो चीज हो ईमेल भेजना है, जब मैं फ्री होता हूँ आपको पता है मैं लाजमी ईमेल वगैरह पे आपको रिस्पॉन्स दे रहा होता हूँ। अब आप में से जितने भी लोगों के जहन में कोई भी सवाल है तो प्लीज आप हैंड रेस कर लीजिए, मैं वन बाय वन अनम्यूट करता हूँ आपको। जी, इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस तो प्लीज आप हैंड रेस कीजिए। जी उस्मान भाई आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी उस्मान भाई बताइए। सर मेरा ये सवाल है कि मैं एफ बी एम मॉडल में सर पहले वर्क करता रहा हूँ अमेजोन के ऊपर। तो हम्म। होता सर ये था कि सेलर जो है ना कि ऑर्डर करके ना सर प्लेस करके तो नेगेटिव फीडबैक कर देते थे, मतलब आप फेक ऑर्डर। एफबीए कर रहे थे, एफबीएम कर रहे थे? सर एफ बी एम कर रहा था सर। एफबीएम में तो इसका कोई हल है ही नहीं ना, क्योंकि वो ड्रॉप शिपर भी समटाइम पीछे पड़ जाते हैं, इसीलिए तो हम मना करते हैं एफबीएम का, इतना ज्यादा नहीं प्रमोट करते इसी सर वजह अगर से। एफ बी ए में भी इस तरह लॉक करते हैं सर, अगर मसला है तो फिर इसका रिमूव हो क्या जाता है। solution है? रिमूव हो जाता है उसके ऊपर, वो 5 दिन का टाइम होता है, इसीलिए तो मैंने बोला कि सेलर फीडबैक डेली बेसिस पे मॉनिटर करें, क्योंकि 5 दिन का टाइम होता है। 5 दिन में आप या तो उसको पब्लिक रिस्पॉन्स दे सकते हैं या आप उसको रिमूव करवा सकते हैं। अगर 5 दिन गुजर गए तो फिर वो आपके प्रोफाइल से नहीं हटता। ओके सर। सर दूसरा ये कि एफ बी ए में सर हम शिपिंग टेम्पलेट वगैरह भी हम करते थे, उसको मतलब जो है खुद बनाते थे। तो इसमें इसकी जरूरत नहीं है, मतलब हमने इन्वेंट्री वगैरह भेज दी है उस वक्त, जब हमने कर दिया तो जरूरत नहीं है मतलब इसमें। कुछ भी नहीं है, आपके जी सामने जी इन्वेंट्री भेजी है, अमेजोन ने खुद ही लाइव करी है, सारा कुछ किया है, ऑर्डर आया आपको भी लाइव दिखाया सब, जी सर। ट्रैकिंग करके दिखाई है। तो इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, बिल्कुल हैसल फ्री है। एक दफा इन्वेंट्री भेज दी ना, बस आप भूल जाएं, फिर सिर्फ आपने प्राइस मैनेज करनी है। बाकी हम्म। हर चीज कस्टमर से रेलिवेंट, हर चीज अमेजोन की जिम्मेदारी है। सर ये दूसरा ये आईपीआई का बता रहे थे सर, इसकी थोड़ी समझ नहीं आई मुझे सही से। तो बेसिकली एक इन्वेंट्री जी परफॉर्मेंस इंडेक्स है, अमेजोन इसके थ्रू आपको ये बता रहा होता है कि आपकी कौन सी इन्वेंट्री अमेजोन पे अच्छा परफॉर्म कर रही है सेल्स के लिहाज से। अगर जो इन्वेंट्री अच्छा परफॉर्म कर रही होती है तो अमेजोन आपको सजेशन दे रहा होता है कि इसकी इतनी इन्वेंट्री रिस्टॉक कर लें, ताकि आपको कंसिस्टेंट सेल वेलोसिटी मिलती रहे। ओके सर, सही सर। क्लियर है? जय सर, क्लियर, थैंक यू सर। थैंक यू। जी मशहूद भाई आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। अम, वालेकुम अस्सलाम, जी सर बताइए। मेरे दो तीन सवाल हैं। जी बताएं। पहला सवाल ये है कि आपने अभी दिखाया था कि आपने यूनिफाई का जो ऐड किया था प्रोडक्ट, तो हम्म। उसके लिए आपने एक्स्ट्रा एक केस ओपन किया था।
तो क्या क्वेश्चन ये है कि क्या हमें भी हर दफ़ा केस ओपन करना पड़ेगा जब हम ऐसी कोई नॉन ब्रांड को जब हम लिस्ट नहीं करेंगे? नहीं, बात सुना है मशहूद भाई, आपको याद है जब हमने प्रोडक्ट मी टू करना सीखा था, मैंने आपको बताया था कि अगर अप्लाई टू सेल आता है तो वहां पे इनवॉइस अपलोड की जाती है। जी बिल्कुल। तो ये बेसिकली वो इनवॉइस ही अपलोड की थी। ओके, ठीक है, इसका मतलब है कि हमने खुद से वो केस ओपन करके खुद ही से हमने उनको इनवाइस शेयर कर देनी है। नहीं, आपने अप्लाई टू सेल करना होता है। मैं आपके सामने दोबारा अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ ताकि ये छोटा सा एक पॉइंट है, ये क्लियर हो जाए। एक मिनट दीजिए, मैं ओटीपी वगैरह एंटर कर लूँ। अब वो तो बेसिकली एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि अब लिस्ट हुआ हुआ है। मैं आपके सामने कोई और प्रोडक्ट देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल ओरिजिन, इसको देख लेते हैं। इसका एजिन लिया हमने सिंपली। इस एजिन को हम यहाँ पे मैनेज वाले, सॉरी, ऐड प्रोडक्ट करते हैं। देखते हैं इस पे क्या आता है न्यू पे। देखिए अप्लाई टू सेल आया ना अब आपके सामने, आपने सिंपली यहाँ पे अप्लाई टू सेल को क्लिक करना है। रिक्वेस्ट अप्रूवल को क्लिक करेंगे फिर आप। अच्छा, अब यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस आपने टिक करने हैं, और ऑब्वियसली फिर आपने वो इन्वेंट्री खरीदी होगी ना, जो इन्वेंट्री खरीदी होगी उसकी इनवॉइस मिली होगी जो ईमेल पे रिसीव होती है, जैसे मैंने आपको सैंपल दिखाए भी थे। वो बिल्कुल। इनवॉइस आपने सिंपली यहाँ पे अपनी अपडेट करनी है। कमेंट में लिख देना है इनवॉइस अटैच्ड, और यहाँ अपना ईमेल लिख के सबमिट कर देना है, बस इतना सा। ओके ठीक है, इसके इसके रिस्पॉन्स में फिर वो उसका के उनका हाँ रिप्लाई आया था। हाँ, ओके। उसकी बेसिस के ऊपर आ जाता है। और वो रिप्लाईज कहाँ पर आ रहे होते हैं, बेसिकली आप अगर अपने, सिंपली आपने केस का बटन यहाँ पे क्लिक करना है, उसके थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। या फिर आप चाहें तो यहाँ पर आपके पास व्यू सेलिंग एप्लीकेशन का ऑप्शन भी होता है। तो जोन जोन से ब्रांड आपके पास अप्रूव होते जाते हैं, वो इस तरीके से अप्रूव ग्रीन कलर में लिखा आ जाता है, और आ जाता है लिखा हुआ कि आप प्रोडक्ट लिस्ट कर लें इस ब्रांड के। ओके परफेक्ट। अगला सवाल है शिपिंग से रिलेटेड। क्वेश्चन ये है कि अगर हमारी इन्वेंट्री यूरोप के किसी कंट्री से आ रही है और हम जर्मनी में सेल आउट कर रहे हैं, स्पेन से, बेल्जियम से या किसी और यूरोप की कंट्री से मंगवा रहे हैं, तो क्या हम डायरेक्ट दूसरी कंट्री में भी शिप के लिए एड्रेस डाल सकते हैं कि डायरेक्ट उसी को ही भेज दे अमेजोन, अगर हम रिमूवल की तरफ जाते हैं, इन्वेंट्री रिमूवल के लिए? हाँ, आप किसी और कंट्री भी रिमूव करवा सकते हैं। और दूसरी बात, जब आप इन्वेंट्री पे सेललेस प्रोडक्ट आता है ना, जब आपने प्राइस सेट करनी होती है, तो अमेजोन आपसे डिफरेंट कंट्रीज की भी प्राइस पूछ रहा होता है कि कनाडा में क्या प्राइस रखें। अगर आप वो प्राइजेस सेट करते हैं तो इवन भले आपकी इन्वेंट्री पड़ी हुई है यूएस में, आपके पास कनाडा और मेक्सिको तक से ऑर्डर आ जाता है, और वो अमेजोन फुलफिल भी करता है। ओके परफेक्ट। अगला सवाल है बिलिंग से रिलेटेड। खास तौर पे यहाँ पे, क्योंकि यूरोप में, जर्मनी में, अमेरिका का भी होगा उसका आइडिया नहीं मुझे, लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट चीज़ है वो ये है अकाउंट्स और बिलिंग मैनेजमेंट और टैक्स। और इसके लिए कोई बिलिंग सिस्टम इनवाइस ऑटोमेटिक जनरेट हो, कस्टमर को चली जाए और उसकी स्टेटमेंट्स और वो ऑटोमेटिक जो यहाँ पे जो टैक्स सिस्टम्स होते हैं उसके साथ जो इंटीग्रेशन का जो होता है, जो कनेक्शन होता है, उसके लिए कोई बिलिंग सिस्टम भी आपकी तरफ से कोई रिकमेंड हुआ है या करते हैं कोई ऐसा? नहीं, इसमें इस तरह नहीं होता, क्योंकि जितनी भी इनवॉइसेस कस्टमर तक जाती हैं ना, वो तो अमेजोन की तरफ से ऑटो जनरेटेड होते हैं, उन तक जा रही होती हैं। और जहां तक बात आ जाती है, फॉर एग्जांपल आपकी जो आपने भी बात करी है टैक्सेशन की, तो यहाँ पर ना रिपोर्ट्स में एक ऑप्शन होता है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी। ठीक है, ठीक इस है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में आपने जाना होता है, और यहाँ पर आप अपने जिस भी फाइनेंशियल ईयर की टैक्स रिपोर्ट चाह रहे होते हैं ना, वो आप यहाँ से जनरेट करके अपने अकाउंटेंट को दे सकते हैं। बाकी टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट वगैरह हर चीज़ आपको सेलर सेंट्रल से मेन अकाउंट से मिल जाती है। कुछ चीज़ें ऑब्वियसली चाइल्ड अकाउंट से शो नहीं होती हैं, पर इसके थ्रू आप अपनी जो भी रिपोर्टिंग है वो अपने अकाउंटेंट से शेयर कर देते हैं, और वो फिर फर्दर उन्होंने मैनेज करना होता है। ठीक है। अम, इसमें इससे इसका एक सब क्वेश्चन बना है, वो ये कि जब आप मिसाल के तौर पे आपके आपके 100 ऑर्डर आए हैं महीने में, और 100 ऑर्डर जब आए हैं तो उसकी 100 ट्रांजैक्शंस हैं अमेजोन के अंदर, और क्योंकि प्राइस फ्लक्चुएशन हो रही है, प्लस माइनस हो रहे हैं उसके अंदर, सारों की प्राइसेस भी डिफरेंट है।
अब क्वेश्चन ये है कि जब हमने इसको मैं अकाउंटेंट के परस्पेक्टिव से क्वेश्चन कर रहा हूँ कि अकाउंटेंट को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ये चाहिए कि 100 ट्रांजैक्शंस हैं तो हर ट्रांजैक्शंस की रेलेवेंट इनवॉइस जो है वो हम अकाउंट सिस्टम में डाल सकें, ताकि वो जो अकाउंट का जो बैलेंस है ना वो हम रेफरेंस के साथ उसके अंदर ऐड कर सकें। तो यहाँ पे अगर ये रिपोर्ट जनरेट की जाए तो ये तो मेरा ख्याल है पूरे महीने की रिपोर्ट जनरेट करेगा, लेकिन 100 जो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हैं उसको ये शायद ना जनरेट कर सके। तो नहीं उसके कर लिए देता है क्या इसमें। सोल्यूशन है? नहीं, इसमें आपने सिंपली ट्रांजेक्शन व्यू में जाना होता है, ठीक है। या फिर इसके लिए आपने सिंपली यहाँ पे जिस तरह की ट्रांजेक्शन्स आप चाह रहे हैं ना, उस तरह जी। की ट्रांजेक्शन्स का पीरियड यहाँ पे चूज करें और सिंपली यहाँ पे फिर डाउनलोड का बटन आपने क्लिक करना होता है। तो उस महीने की या उस टाइम पीरियड की सारी ट्रांजेक्शन इस तरह से डिटेल में आपके पास आ जाती हैं, हाँ, जिसमें एक एक परफेक्ट। ट्रांजेक्शन की डिटेल ऑर्डर आईडी के साथ आ रही होगी। उसमें फीसेस डिडक्ट करके अमेजोन ने कितना पे आउट आगे दिया है वो सारी चीजें इस पे लिखी हुई होती हैं। ठीक हो गया। डिसबर्समेंट है, सर कोई इन्वेंट्री स्टोरेज फीस है, हर हर चीज हेड के साथ दी हुई होती है। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन था, ये इन्फॉर्मेशन मैं जानना चाह रहा था। शुक्रिया। क्लियर है अगला बात? अगला क्वेश्चन है ऑर्डर से रिलेटेड। हम्म। अब जर्मनी में अगर मैं इसको देखूं तो जर्मनी में अमेजोन के दो पोर्टल्स हैं। एक है प्राइवेट पोर्टल, एक है बिजनेस पोर्टल। मतलब कि बिजनेस कस्टमर्स भी अपने बिजनेस के लिए इन्वेंट्री अमेजोन से बाय कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर हम यहाँ पे एज मतलब जो प्रोसीजर हम देख रहे हैं इस प्रोसीजर से अपनी प्रोडक्ट अपलोड करते हैं, तो आया वो बिजनेस इन्वेंट्री के लिए भी शो ऑफ होगा या उसके लिए हमें एक्स्ट्रा से कुछ करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं करना पड़ता। यहाँ पे बड़ा सिंपल सा ऑप्शन होता है, आपकी जो मैनेज ऑल इन्वेंट्री होती है ना, इसमें सेम ही सिस्टम इंटीग्रेटेड है। इसमें हर एक प्रोडक्ट की यहाँ पे बिजनेस प्राइस का ऑप्शन साथ में दिया हुआ है। अगर आप बल्क में किसी को इन्वेंट्री बेचना चाहते हैं तो यहाँ बिजनेस प्राइस आप बल्क की सेट कर सकते हैं इसमें। ओके। ठीक है, तो ठीक हो एक ही गया। अकाउंट से यानी सारे काम आपको अमेजोन पे यूएस वाली साइट पे हो जाता है। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है वीए से रिलेटेड। अगर वीए का ईमेल एड्रेस अगर हम ऐड करते हैं और उसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास से कोई उसका प्राइवेट अमेजोन का अकाउंट हो या सिंपल ईमेल ही ज़रूरत होती है? ईमेल ही चाहिए होता है, उसके पास तो अकाउंट हो ही नहीं सकता ना, वो तो आप उसको क्रिएट करके चाइल्ड एक्सेस दे रहे हैं। उसका तो ईमेल ही, उसका सिर्फ ईमेल और नाम चाहिए होता है बस। ठीक हो गया। एक सेलर अकाउंट के ऊपर हम होलसेल और पीएल दोनों कर सकते हैं कि नहीं? ऑब्वियसली रिकमेंडेड नहीं होता लेकिन। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है डेली प्राइसेस की। हमने बात की थी कि हम डेली हमने प्राइसेस देखनी है। अब इसका क्या इफेक्ट होगा अगर हम सुबह 9 बजे उठते हैं, देखते हैं कि अब प्राइस चेंज कर हो रही है तो हम प्राइस चेंज करते हैं, शाम को दोबारा प्राइस चेंज कर देते हैं, तो इससे हमारे ऑर्डर की फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क पड़ता है? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये कि आपकी प्राइस सिचुएशन के लिहाज से रहती है तो कन्वर्जन का चांस ज्यादा है। आमतौर पे मैन्युअली प्राइस चेंज करें तो हर हफ्ते में 2 से 3 दफा करनी होती है, ये नहीं कि सुबह शाम चेंज करी जा रहे हो। ठीक है। ठीक हो गया, नहीं क्लियर शुक्रिया है? बहुत। हाँ जी, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। थैंक यू। जी, इफ एनीबडी हैज एनी मोर क्वेश्चन तो प्लीज आप मुझे बता सकते हैं, अभी टाइम है आप लोगों के पास। इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन। बाकी आप लोगों के साथ मेरा पर्सनल लेवल पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। बाकी मेरी दुआ है कि आप सब लोग इसमें कामयाब हों। और भले हमारा आज कोर्स ऑफिशियली एंड हो गया है, लेकिन इंशाल्लाह ताल्लुक और अपनी जगह जो हमारी बातचीत है वो तो रहेगी। इंशाल्लाह मंडे से फिलहाल आपका ग्रुप भी ओपन होगा, इस महीने तो व्हाट्सएप सपोर्ट भी चलेगी मंथ एंड तक। तो कोशिश करें चीज़ों को प्रैक्टिस करें। लेकिन जिन जिन लोगों के अमेजोन अकाउंट क्रिएट होते जाएं और उन्होंने एलएलसी पे अपग्रेड कराना है तो प्लीज़ 24 मार्च से पहले पहले बता दीजिएगा, वरना फिर ये चीज़ आगे चली जाएगी 4 अप्रैल के बाद, क्योंकि ऑब्वियसली जब मैं ईद वेकेशन के बाद वापस आऊँगा तो वो चीज़ें फिर उसके बाद ही हो पाएंगी। सो इट इज़ अप टू यू कि आप कितने टाइम से सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। अपने अकाउंटेंट्स को थोड़ा सा पुश करें। ईआईएन लेटर भी आना शुरू हो चुके हैं, तो जिन लोगों के ईआईएन और सेलर परमिट आते जा रहे हैं, आप लोगों के तो बिजनेस बैंक अकाउंट अब आप लोगों को टाइमली बनवा लेने चाहिए। थोड़ा सा अकाउंटेंट को पुश करें। बाकी इंशाल्लाह क्लास की स्लाइड्स, इसकी स्लाइड्स भी आपसे शेयर कर देता हूँ, स्लाइड्स भी, रिकॉर्डिंग भी, और जो फ्रीलांसिंग के लेक्चर की रिकॉर्डिंग है वो भी मैं आपको एडिशनल बेनिफिट के लिए शेयर कर देता हूँ। तो दुआ में याद रखिएगा और इंशाल्लाह राब्ता रहेगा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।